वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार किस्म का गुजरा होगा और नए वीक का हो चुका है आगाज। आज है मंडे और मजीद जो भी प्लान्स हैं इस वीक को गुजारने के लिए, जो भी आपने चीजें सोची हैं उस पर काम जो है वो आज से शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज ब्रेक नहीं लगानी, चलते जाना है। थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा ब्रेक लें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन कम बैक टू द नॉर्मल ट्रैक आफ्टर दैट। और आई होप कि आप जो है इस मंडे के लिए, इस नए वीक के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गिविंग यू द रिमाइंडर वंस अगेन, नाश्ता नहीं किया तो प्लीज नाश्ता कर लें, क्योंकि एनर्जी चाहिए पूरा दिन गुजारने के लिए, बिकॉज आज है मंडे। रिपीटिंग वंस अगेन, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में कौन मौजूद है, जरा इनकी जानिब चलते हैं। मोहम्मद साद हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मंडे वैसे आंख खुलना बड़ा मुश्किल होता है, क्या आपके साथ भी यही काम है या आपके लिए आसान नहीं है? बिल्कुल, काफी हेक्टिक एक रूटीन होती है। यानी आपके लिए मंडे की सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है? बहुत ज्यादा। बिल्कुल जैसे मेरे लिए मुश्किल होता है और यकीनन आपके लिए भी मुश्किल होता होगा। तो आप कैसे दिन का स्टार्ट कैसे लेते हैं? बस सुबह उठते हैं, उसके बाद नाश्ता ये वो, फिर नाश्ते पे जरा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, फिर हम अपने प्रोग्राम की जानिब और सेगमेंट की जानिब और एक्चुअल जो गुफ्तगू है उसकी जानिब चलते हैं। नाश्ता कैसा होना चाहिए? नाश्ता लाइट होना चाहिए। लाइट होना चाहिए? हाँ ना। वैसे आप कह रहे हैं लाइट होना चाहिए, लोग कहते हैं कि बादशाहों की तरह नाश्ता किया करो। नहीं नहीं, नाश्ता लाइट होना चाहिए। लाइट होना चाहिए। तो पूरा दिन की जो एनर्जी होती है वो फिर आप कहाँ से लाएंगे? एनर्जी लाइट से ही आ जाती है। आ जाती है, यानी आप उन लोगों में आपका शुमार होता है जो हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं। ओके, हल्का फुल्का नाश्ता क्या होता है? ब्रेड। ओके, ब्रेड जैम। ब्रेड जैम, दैट्स इट? बस। ओके, ठीक है, ये तो मेरे वाली कहानी हो गई है। तो मैं तो जब ब्रेड और जैम खाती हूँ तो मुझे तो घर वालों की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि ये कोई नाश्ता होता है भाई, कोई कुछ और खाओ, पराठा खाओ, कोई देसी घी ऐड करो अपनी रूटीन में। वो घर वाली पुरानी थिंकिंग क्या है ना। अच्छा, पुरानी थिंकिंग क्या? अच्छा ठीक है, कि पुरानी थिंकिंग क्या होती है इसकी तरफ भी हम चलेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। आज नेकी की बात देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मुसलमान तो दरकिनार, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम की भी इयादत की है। हदीस में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक गुलाम खादिम यहूदी था। जब वो बीमार हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए इमामुल अंबिया उसके घर तशरीफ लेके गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा, ए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। तो उसका बाप भी मौजूद था, उसने एक नज़र अपने बाप पे डाली, तो बाप ने कहा, आज इनकी बात मान लो। उन्होंने कलमा पढ़ा, उस बच्चे ने कलमा पढ़ा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खुशी खुशी बाहर तशरीफ लाए। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिस अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। इसलिए मुल्ला अली कारी ने मिशकात में लिखा है, अगर कोई यहूदी बीमार हो जाए, उसकी इयादत करना कोई खिलाफ सुन्नत नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई फासिक फाजिर आदमी भी बीमार हो जाए, उसकी इयादत करने में भी कोई क़बाहत नहीं है, उसकी भी इयादत करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी के साथ प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। मोहम्मद साद तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारे सेकंड गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। आगा ज़हूर साहब अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत सारी चीजें जो कि हमने इनसे जाननी है और जाननी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका जो हफ्ते का जो आगाज है वो कैसे होता है? क्योंकि आज मंडे है तो हम ये जान रहे हैं कि आपके लिए भी आंख खुलना, सुबह उठना मुश्किल होता है या नहीं?
फर्स्ट डे इज लाइक स्केड्यूल्ड डे, ऑफ कोर्स इसमें सारा पूरा वीक प्लान है और मुश्किल होता है उठना बिकॉज सैटरडे संडे ऑफ के बाद। एग्जैक्टली और फिर सर्दी भी काफी ज्यादा है। सर्दी भी है। तो मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि मौसम जो है वो सबका पसंदीदा तरीन मौसम है और इसको सब लोग अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। मोहम्मद साद हमारे साथ मौजूद हैं। काफी कुछ चीजें जो इनकी लाइफ में चल रही हैं, अभी इट एज अ सोशल एक्टिविस्ट अपने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सोशल वर्कर के तौर पे या इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पे या एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे। इन तमाम चीजों के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। वैसे करंटली क्या चल रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो वैसे आपकी नजर में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? क्या है, एक लाइक स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए। हमारे जो यूथ है उसे इंटरेस्ट लेना चाहिए। वो किस तरह से हम लोगों का एक थिंकिंग ये बनी हो कि जॉब की तरफ ना बहुत ज्यादा रुझान है। बिल्कुल ऐसे है, तो हमें जॉब देने वाला बनना चाहिए ना कि लेने वाला। एक अपनी जो माइंडसेट है ना इस टाइप का कुछ बनाना चाहिए। और अगर सब जॉब देने वाले बन गए तो फिर क्या होगा? नहीं, सब तो नहीं। अब मतलब कि एक जिसके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, एक इंसान के अंदर वो बिजनेस वाली स्किल्स होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि लाइफ के किसी भी स्टेज पे आप अपनी चीज रन कर सकें। बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा, ये एक अच्छी मतलब अप्रोच के लिए लाइक एक स्मॉल से एक स्टार्ट लेना चाहिए। ठीक है, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखते हुए, ठीक है, आप इस तरफ आए अपने मतलब के बिजनेस पे। एक क्रिएटिव एक माइंड होना चाहिए इंसान का ना, तो इस टाइप का कुछ शार्प होना चाहिए बंदा। हाँ, बंदे को शार्प होना चाहिए और इस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए कि आपको भी उससे फायदा और आपसे दूसरों को फायदा हो। ठीक है, तो करंटली आपकी पढ़ाई चल रही है? बिल्कुल चल रही है। ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ आप अपना काम भी कर रहे हैं। आप एक्चुअली काम कर क्या रहे हैं? सोशल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सोशल वर्क कर रहे हैं। तो आपका एक टीम वर्क भी मतलब बहुत जरूरी एक एलिमेंट है लाइफ में। तो टीम वर्किंग के हवाले से आपका क्या ख्याल है? टीम वर्किंग के कोई भी काम होना, ठीक है, 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, एक हर काम बिजनेस हो, ठीक है, एक कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, ठीक है, तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए एक प्रॉपर टीम की मतलब की जरूरत होती है कि लाइक अब कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए हम एक टास्क असाइन कर देते हैं अपने लोगों को कि आपके मतलब के आप होस्टिंग देखेंगे, आप मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है, कंटेंट डिवाइड कर देते। इस तरह से एक हमारी जो ड्यूटीज होती हैं, जो हमारा काम होता है, बहुत अच्छे तरीके से ना फिर हो जाता है। ठीक है, तो सोशल वर्किंग आपने कब शुरू की? सोशल वर्किंग जो स्टार्ट की 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको? जी। ठीक है, तो आपने कैसे आगाज किया इसका? कहाँ से आपको ये आइडिया मिला? स्टार्ट मैंने लिया था अपनी यूनिवर्सिटी की ना एक ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब हमारे डिपार्टमेंट की एक सेफ के नाम से ना हमारे डिपार्टमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनी थी, मैनेजमेंट थी, इवेंट मैनेजमेंट टाइप बनी थी। तो उसमें मतलब कि एज अ ड्रामेटिक सोसाइटी में ना मैं वर्क कर रहा था। अच्छा, तो वहीं से मतलब इंटरेस्ट यानी आप ड्रामेटिक सोसाइटी का भी हिस्सा रहे हैं? जी बिल्कुल, जूम में ना, तो वहीं से स्टार्ट लिया था। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन में एज इवेंट मैनेजमेंट हेड मैंने ज्वाइन किया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन के नाम से थे। अच्छा। उसमें फिर मतलब कि काफी वर्क किया तो फिर उसमें एज अ प्रेसिडेंट प्रमोट हुआ था। ठीक, माशाल्लाह। ठीक है, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी अपनी अपलिफ्ट नेशन यूनियन के नाम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है अब आपकी, और अब जो टीम वर्क है, जो वही सब कुछ चल रहा था, उसको आपने अपने तरीके से चलाया है अब। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मोहम्मद साद, आपने बड़ी अर्ली एज में एक बहुत अच्छी कोशिश की है। तो इस हवाले से ऑब्वियसली आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एट अ वेरी यंग एज बहुत सारी चीजों को मैनेज करना, आई नो हाउ हार्ड इट इज, और चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ, खास तौर पे मल्टीटास्किंग ना इज नॉट इजी। बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप या तो पढ़ सकते हैं या काम कर सकते हैं, लेकिन मीनवाइल दोनों को साथ साथ लेके चलना इट्स नॉट इजी। तो हम इस बारे में आपसे जरूर जानेंगे कैसे आपने एक्चुअली स्टार्ट लिया, क्या क्या कर लिया, और करंटली आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या अप्रोच है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन चलते आगा ज़हूर साहब की जानिब। अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, और क्या क्या चीजें हमें आज जानने को मिलती हैं, इन्हीं से जानते हैं और उनको ये कोशिश करते हैं। बताइएगा आजकल क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? आजकल देखें, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो करंट सिचुएशंस हैं और जैसे हमारे इस मुल्क की सूरत हाल है,
ऑफ कोर्स जैसे अभी ये बता रहे हैं कि सोशल वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और एज ए राइटर या एज ए अदीब और कॉलम्स लिखते हुए जो भी हमारा कलम है, हमें भी इन्हीं चीज़ों पर काम करना है। और हम इन्हीं चीज़ों पर आजकल जैसे हालात हैं कोरोना थ्रेट्स के बाद, फाइनेंशियली क्रिटिकल है लाइफ बहुत से लोगों की, तो हमें हेल्पिंग हैंड बनना है और हमें सपोर्ट करना है सिस्टम को, सोसाइटी को। तो उसी तरह से जैसा आप सबकी ज़िंदगी में ये जो चेंज आया हुआ है पिछले कुछ अरसे से, उसी चेंज का हिस्सा हमारे लिखने वाले भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम लिख के तरगीब देते हैं, लोग पढ़ के उस पर तवज्जो देते हैं। तो हमारा भी रुझान और कोशिश एज ए राइटर यही है कि हम सोशल वेलफेयर को, सोशल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करें और एक हेल्दी सोसाइटी बिल्कुल में अपना एक रोल प्ले करें। सो दिस इज गोइंग ऑन। तो अगर साहब आपने लिखना कब शुरू किया? लेकिन जब से लिखना आया। वाओ ये बहुत अच्छा जवाब था आपका। जब से लिखना आया तब से लिखना शुरू कर दिया। और लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है? देखें, जब तक आपका मुशाहिदा नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन, जब तक आपकी वोकैबुलरी नहीं होगी, तब तक ऑफ कोर्स आप लिख नहीं पाएंगे या क्वालिटी लिख नहीं पाएंगे। तो बहुत ज्यादा पढ़ के ही आप थोड़ा बहुत लिख पाते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन और आपकी रीडिंग, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। अच्छी और क्वालिटी रीडिंग, जो बड़े लोगों को पढ़ना, फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस और शायरी में उस्तादों को पढ़ना, फिर समझना। और ये खुदा की तरफ से होता है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने गाना कब से शुरू किया, उसे आता है, शुरू से आता है, बस आप कॉस्मेटिक्स करते हैं। इसी तरह लिखना भी या इस तरह क्रिएटिव एक्टिविटी कोई भी है, आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने खुद से ज्वाइन किया है इसको, या ये मैंने इसको, दैट इज गॉड गिफ्टेड, आपके अंदर होती है ये चीज। थोड़ा तराश खराश कर लेते हैं और वो उसमें आप फिर जितना अच्छा आपका मुशाहिदा होगा, जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी और जितना अच्छा आपको उस ज़बान पर उबूर होगा, उसमें फिर आपको सपोर्ट हो जाती है और आप अच्छा लिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपने यानी बहुत अर्ली एज से ही लिखने का जो ये सिलसिला है ये चल रहा है? यस। ठीक है, सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसकी हासिल रही है अपने इस सफर में? सोसाइटी की। सोसाइटी यही सिखाती है। कैसा फीडबैक मिलता है आपको? फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है। लोग रिस्पांस करते भी हैं, फिर सीनियर्स रहनुमाई भी करते हैं और लोग पढ़ते हैं तो फिर बता भी देते हैं। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरा आपसे होगा, करंटली अगर हम आज के सोसाइटी को देखें, स्टूडेंट्स को देखें, यंगस्टर्स को देखें, व्हाट डू यू थिंक के राइटिंग पे कितना ज्यादा फोकस है और कितना ज्यादा फोकस होना चाहिए? It is actually a very serious question and very important question. Yeah. जीरो ध्यान है और बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। सोसाइटी में सोशल मीडिया का जो मिस यूज है और जो एब्यूजिव यूज है, उसकी वजह से हम लिटरेचर से और सिस्टम से, इवन नेचर से बहुत दूर हो गए। और आप लोग देखते हैं कैसी एक ऊट पटांग सी अल्फाज का मजमुआ, शायरी और ये स्टेटस और ये, इवन मैंने अभी मेरे मोबाइल में पढ़ा हुआ, पता नहीं किसका कलाम है और नीचे इकबाल लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ये वो चीजें हैं। देखें आप, ये जो पिछले 10 साल की जो जनरेशन है, इन्होंने किताब को छोड़ दिया, बिल्कुल, जबकि ये भूल गए हैं कि ये पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाला एक वोकल, एक शायर, एक राइटर है। बिल्कुल, यानी इतना इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी में लिटरेचर को फरोग देना कि उससे मुल्क की तकदीर, क्या नया मुल्क बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस पर कोई तवज्जो नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक के स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस जानिब? बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही कम। मेहनत नहीं करते, तवज्जो नहीं देते और टिकटॉक चला लें जितना चला सकते हैं। लेकिन देखिए, किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल, तकिए के नीचे रख के तो समझ आनी नहीं है।
ऐसा ही है। तो जब किताब पढ़नी है तो मोबाइल साइड पे रखना पड़ेगा, तो ये वो रखने के लिए तैयार नहीं है। यानी मेजॉरिटी जो है मोर देन मेजॉरिटी, हाँ मोर देन मेजॉरिटी वी वुड से, तो गलत नहीं होगा। तो मतलब फोकस इस पर नहीं है, गैजेट पर ज्यादा फोकस है, सोशल मीडिया का एक्सेसिव नेगेटिव यूज ज्यादा है। ठीक, तो अब आप क्या समझते हैं कि लाइब्रेरीज की तरफ आना चाहिए? जी बिल्कुल, लाइब्रेरी इस वक्त की सबसे अहम जरूरत है। देखिए हमारे सोसाइटी में तशद्दुद, अदम बर्दाश्त, फिरका वरीयत, एक दूसरे के मसालिक को बर्दाश्त ना करना और लोगों की बात इवन सुनने के लिए तैयार ना होना, एक्सेप्टेंस नहीं है, ये सब चीजें, इनके पीछे सिर्फ एक ही कॉज है और वो है कि आप लिटरेचर से दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं, और इतने दूर हैं आप कि आप किसी को सुन ही नहीं रहे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइब्रेरीज और गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूट्स को, इवन यूनिवर्सिटीज को, इनकी अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इन्हें चाहिए कि जरा सोसाइटी में कुछ ऐसी कैंपेन्स चलाएं कि स्टूडेंट्स की रसाई को आसान करें लाइब्रेरीज तक, जो कि नहीं है, जो कि अभी नहीं है, और इस पर काम करने की जरूरत है। आगा ज़हूर साहब से हमने बहुत कुछ जानना है, अदब से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, कॉलम राइटिंग से रिलेटेड, बहुत कुछ है जो कि जानने की जरूरत है। हम इन चीजों को बहुत आसान समझते हैं, बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन एक्चुअली व्हेन वी गो डीपर इन इट तो फिर हमें समझ आता है कि एक्चुअली चीजें आसान नहीं है, आसान बनाई जा सकती हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। मोहम्मद साद हमारे साथ मौजूद हैं, टॉकिंग अबाउट सोशल वर्किंग और एज अ सोशल एक्टिविस्ट अभी क्या चल रहा है? अब इस टाइम हमारा एक प्रोजेक्ट पे हमारी वर्किंग चल रही है कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं जहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों को, हाँ। उन लोगों को जो कि लाइक आप खुद देखते होंगे कि फुटपाथ वगैरह पे छोटे छोटे बच्चे मतलब कि भीख मांग रहे हैं, चीजें सेल कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों का ना हमारा एक प्रॉपर टारगेट है कि हम एक ऐसी कैंपेन चलाएंगे, उनके पेरेंट्स के पास खुद जाके रिक्वेस्ट करेंगे और उनके ईच एंड एवरीथिंग जितने भी एक्सपेंस बनेंगे ना वो हम खुद हम बेयर करेंगे। और आप ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे, ये हम उसके लिए सबसे पहले हमारा ये टारगेट है कि हम बिजनेस साइड पे आएंगे, ठीक है, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पूरी टीम, अकेला मैं, पूरी टीम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। उसके बाद हम अपनी ही जेब से मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों को जो कि भीख मांग रहे हैं, इस एक्चुअली प्रोफेशन में आ गए हैं, या बहुत छोटे प्रोफेशनलिज्म अब हो गई है इस टाइम में, ये भीख मांगना, ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, लेकिन बस प्रोफेशनल, हाँ ठीक है। तो इसके लिए अब ये आइडिया एक्चुअली किसका था? ये आइडिया मेरा अपना था, ये आइडिया आपका अपना था, वेरी गुड। तो आपने टीम डेवलप की, आपने टीम डेवलप कैसे की, मतलब अपनी टीम कैसे बनाई, सेलेक्ट कैसे किए मेंबर्स अपने? एक से मतलब कि जैसे ही आपको पता है कि सोसाइटीज वगैरह में इन हुआ तो सोसाइटीज में जब इंसान आता तो नेटवर्क एक ऑटोमेटिकली बनता जाता है। तो मुल्तान से ही मतलब कि स्टार्ट लिया था हमने, ठीक है, मुल्तान से अपनी यूनिवर्सिटी से ना स्टार्ट लिया था। उसके बाद फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी जब सोशल मीडिया पे पेजेस पे पिक्चर्स वगैरह अपलोड हुई तो लोग ऑटोमेटिकली हमें ना ज्वाइन करने लगे, यानी लोगों का इंटरेस्ट था। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो फिर हमने हर यूनिवर्सिटी से एम्बेसडर्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, फिर मुल्तान से स्टार्ट लिया, तो उसके बाद भावलपुर स्टार्ट ले लिया IUB से, ठीक है, उसके बाद फैसलाबाद, साहिवाल, लाहौर, अब हम कराची में स्टार्ट करने लगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कितने एक्टिव हैं, सोशली कितने एक्टिव हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है और इस चीज को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। मोहम्मद साद हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं के साथ आगा ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी चीजें जो कि हमने जाननी है, समझनी है, और क्या नई चीजें, क्या नई बातें आज हम सीखते हैं, इसके जानिब हम बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। एक दफा फिर से हम आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। आज है मंडे, नए वीक का आगाज हो चुका है और इस आगाज के साथ ही हमारे साथ सेगमेंट में कौन मौजूद हैं जरा एक दफा फिर से आपको बता देते हैं, तारुफ करवा देते हैं। मोहम्मद साद सोशल एक्टिविस्ट हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और एंटरप्रेन्योर इनकी नजर में एक्चुअली कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली क्या है, इस हवाले से बात हो रही है और इनका क्या काम है, क्या चल रहा है करंटली, इस हवाले से हम जान रहे थे। और दूसरे मेहमान आगा ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, शायर हैं, तो कुछ शेर व शायरी भी होनी चाहिए, कुछ ये जो हमें बताना चाहें, सुनाना चाहें,
करंट सिचुएशन से रिलेटेड, करंट हैपनिंग्स को देखते हुए इस हवाले से हम बात करेंगे। सोशल वर्किंग के हवाले से बात हो रही थी और सोशल इश्यूज की जाने भी बढ़ते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल के बारे में लिखा भी जाता है, आवाम को आगाह भी किया जाता है। तो आज आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे, आवाम तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? जी, सोशल इश्यूज जिस तरह से अभी डिस्कस हो रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उन्हीं पर कुछ लाइनें आपको। जी बिल्कुल। टूटे फूटे आध अधूरे जिंदा रहकर मर जाते हैं। टूटे फूटे आध अधूरे जिंदा रहकर मर जाते हैं। नगरी नगरी फिरते फिरते बंजारे जब घर जाते हैं और सीधे साधे भोले भाले तकते ही रह जाते हैं। हाथ में हाथ पकड़कर इनसे हाथ मुसाफिर कर जाते हैं और आंखें पत्थर हो जाती हैं रास्ता तकने वालों की। क्या बात है। आंखें पत्थर हो जाती हैं रास्ता तकने वालों की। अगले दूर निकल जाते हैं, पिछले अक्सर मर जाते हैं। क्या बात है। और जब भी मेला देखने आए यूसुफ मेरे गांव के, जब भी मेला देखने आए यूसुफ मेरे गांव के, सस्ते दामों इनको लेकर शहर के सौदागर जाते हैं और सस्ती रोटी पीली गाड़ी मुफ्त इलाज और अपना घर। क्या बात है। सस्ती रोटी पीली गाड़ी मुफ्त इलाज और अपना घर, झूठे वादे करके राहबर आखिरकार मुकर जाते हैं। झूठे वादे करके आखिर। और दरिया मोड़ के नहर बनाई शहर में अपने हाकिम ने। दरिया मोड़ के नहर बनाई बाग में अपने हाकिम ने। खेत मेरे बंजर हैं सारे, बच्चे कहत से मर जाते हैं। और जिसने भी आवाज उठाई, जिसने भी इनकार किया, जिसने भी आवाज उठाई, जिसने भी इनकार किया, जबरन गुम हो जाते हैं या फिर नेज़ों पर सर जाते हैं। जबरन गुम हो जाते हैं या फिर नेज़ों पर सर जाते हैं। और एक ज़ुहूर नहीं दीवाना अहले जुनू कुछ और भी हैं। वाह। एक ज़ुहूर नहीं दीवाना अहले जुनू कुछ और भी हैं। छोड़ के दुनियादारी चल दें जिस रास्ते दिलबर जाते हैं। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। बहुत अच्छे अल्फाज और सही में आपको रियलिटी की जानिब ले जाते हैं। बहुत खूब। इसी के साथ हम और भी बहुत कुछ सुनेंगे, सुनना चाहेंगे, बहुत कुछ जानना चाहेंगे। साथ से जरा जान लेते हैं। साथ कैसा लगा आपको? कमाल, हकीकत, तल्ख हकीकत। तल्ख हकीकत। अच्छा, साथ मुझे जरा ये बताइएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप को साउथ पंजाब में आप कहाँ देख रहे हैं? साउथ में, जनूबी पंजाब में। जनूबी पंजाब में काफी हाई पीक पे। हाई पीक पे। ग्रेट। और आप क्या समझते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है? थोड़ी सी ना कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। वाह, इस पर हम वैसे हमेशा बात करते हैं और बहुत सारे लोगों से ये भी सुनने को मिला है कि अब तो कैरियर काउंसलिंग की कोई खासी जरूरत नहीं रही। नहीं है, बहुत जरूरत है। लेकिन स्टूडेंट्स जानते हैं कि उन्होंने किस जानिब जाना है? नहीं जानते। नहीं जानते। यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपोजर रहा, ऑब्वियसली आपने मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, बॉन्डिंग रखी और टीम भी ऐसी डेवलप होती है जब आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोगों को शामिल रखते हैं, शामिल करते हैं। तो आपने क्या चीज नोट की कि स्टूडेंट्स को, आपके फेलोज को पता था कि उन्होंने एक्चुअली क्या करना है? क्या वो गोल ओरिएंटेड या करियर ओरिएंटेड थे या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। इवन कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसका फ्यूचर क्या है, इसके क्या आगे फील्ड का स्कोप है, नहीं पता था। तो आपने कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे सारा कुछ मैनेज किया? बस अप्लाई कर दिया था, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जिधर नाम आ गया ना उधर चले गए। ठीक है, जिधर नाम आ गया उधर चले गए। हाँ। फिर अपने आप को कैसे उसके हिसाब से एडजस्ट किया आपने? और फिर जब इंसान एक बार जब एक चीज में चला जाता है फिर खुद ही माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है।
ठीक है, माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप फिर अपनी फील्ड में ठीक मतलब रह गए, आपको पता चल गया कि हाँ जी मैंने ये करना है, और उसके हिसाब से आपने अपने आप को मोल्ड कर लिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि इसी काम को मतलब कि इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। इसे सोशल जो वर्क कर रहे हैं इसको इंस्टीट्यूट वाला जैसे आइडिया शेयर किया, इसके बाद डिफरेंट और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमारी प्लानिंग भी चल रही है, इंशाल्लाह उन्हें भी बढ़ाना है। फिर साथ साथ हम बिजनेस साइड पे लेके आ रहे हैं, तो बिजनेस साइड पे इवेंट प्लानर, इवेंट ऑर्गेनाइजर वाली साइड पे ले आ रहे हैं, तो यहीं से लोगों को हम जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से आप लोगों के लिए, और ज्यादा फोकस आपका स्टूडेंट्स पर है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ठीक है, स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्टेड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग आपकी टीम में ऐड होना चाह रहे हैं? ऑलमोस्ट हमारे 200 की स्ट्रेंथ है टीम की। 200 ओवरऑल, मोर देन इनफ, मतलब बहुत ज्यादा है इस लेवल पे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो अभी 200 की स्ट्रेंथ है माशाल्लाह आपके पास, और ज्यादा स्टूडेंट्स अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मेडिकल के हमारे पास मेजॉरिटीज है, हालांकि उनके एक काफी हेक्टिक ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल, तो काफी इंटरेस्ट लेते हैं, खुद से एक्टिविटीज करवा रहे हैं। अब फैसलाबाद में हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ही वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप करवा रहे हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। मुल्तान के अलावा बहावलपुर और कहाँ पे? फैसलाबाद, लाहौर और कराची में स्टार्ट ले रहे हैं। कराची में स्टार्ट ले रहे हैं अभी? जी जी बिल्कुल। तो सिंध वाली तरफ का ना हमारा टारगेट था, तो वहाँ से हमें ऑटोमेटिकली ना एक टीम खुद ही मिल गई है, तो वो हमारे साथ खुद ही अटैच होना चाह रहे थे। अच्छा। तो हमारे पेजेस उन्होंने प्रोफाइल जब विजिट की तो उन्होंने फिर खुद ही कांटेक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से ना वहाँ पे। ठीक है, मोहम्मद साद आपकी वैसे एज क्या होगी? 21। माशाल्लाह, सो यंग एट अ वेरी अर्ली एज। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के तौर पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे लगा कि इट्स जस्ट मुल्तान एंड बहावलपुर। आप बता रहे हैं कि फैसलाबाद, लाहौर, कराची, आपने इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। चैलेंजिंग रहा ये आपके लिए? कॉम्पिटिटर जैसे हर फील्ड में होता है, उसी तरह इधर भी कंपटीशन भी है, ठीक है। आइडियाज भी मतलब है, काफी कुछ फेस करना पड़ा। कभी क्लैश हुआ है आपका? क्लैश नहीं, अभी तक नहीं होगा, क्योंकि एक नेक काम कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, इसलिए सब बल्कि ताउन करते हैं। वेरी गुड, यानी कि आपको कोऑपरेशन हासिल है, मुख्तलिफ टीम्स की भी, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की भी। ठीक है, कभी टीम वर्किंग की तो हम बात करते ही हैं कि टीम होना और टीम का आपके साथ चलना, म्यूचुअली आपकी डिस्कशन, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है ऑब्वियसली, और बहुत जरूरी भी है। कभी टीम वर्किंग में आपका आइडियाज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अपनी टीम के साथ कि नहीं ये ठीक है, या आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तो कुछ इस तरीके का हुआ कभी? होता है, अक्सर हो जाता है इस तरह ना, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छे जो आइडियाज है ना मेरी टीम दे रही होती है मुझे, कि हमें इस तरह नहीं इस तरह करें, तो वो बल्कि बेहतर होता है, क्योंकि जब 10 लोग आपस में मिलके बैठते हैं ना, तो फिर न्यू आइडियाज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे खुद भी मतलब कि एक छोटे से सिस्टम से स्टार्ट किया, तो और ऐसी टीम के थ्रू जब काम किया ना, तो हमारा नेटवर्क बढ़ता अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 शहरों में हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, और मजीद इसको बढ़ाने के आपके पूरे ओवरऑल हमारा टारगेट पाकिस्तान के हर शहर का। ग्रेट, ठीक है, और आपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना है। बिल्कुल, वेरी गुड, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके और स्ट्रॉन्ग हो सके। उनकी कैरियर काउंसलिंग पे ना हमारा प्रॉपर हम सेशंस वगैरह, लेक्चर्स वगैरह। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप किस किस्म के प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज कर रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? डिफरेंट कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइन। उनकी स्किल्स पे ना हमारी बेसिकली ना वर्किंग होती है, कुछ सीखें, कुछ ठीक है, सीख के अपनी अर्निंग जनरेट करें, लाइक फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स की साइड पे बहुत ज्यादा स्कोप है, आने वाले टाइम सारा ई कॉमर्स का है, ठीक है। ई कॉमर्स पे हम डिफरेंट कोर्सेज वगैरह ऑफर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये नहीं कोई फीस नहीं होती उसकी बाकायदा हम सर्टिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफी बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है, आगा ज़हूर साहब, आने वाला दौर ई कॉमर्स का है और सब चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। अगर हम दोस्त हैं तो वो भी डिजिटल हो गई है, अगर हम दुश्मनी की बात करें वो भी डिजिटल हो गई है, अगर हम रीडिंग की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें तो वो भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। मतलब अब ये एक ट्रेंड बन चुका है, अगर मैं इसको ट्रेंड कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, लिखना, लिखाना ऑनलाइन अगर शिफ्ट हो जाए और शिफ्ट हो गया है तो ये कितना ज्यादा आपको पॉजिटिव लगता है? वेल, इट्स गुड। जैसे कि अभी हम सारे गैजेट फ्रेंडली और गैजेट एंगेज्ड हैं,
तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन होने का इसका फायदा तो है, लेकिन साथ साथ ये भी देखें आप कि एक पोर्टेबल टेंजेबल बुक के अगेंस्ट आप मोबाइल पे आप या इवन टैब पर आप उसे कैरी नहीं कर पाएंगे। लाइब्रेरी का, किताब का अपना एक चार्म है, इवन एक तकद्दुस है किताब का। तो वो मेरे ख्याल में हम देख तो सकते हैं, कुछ नोट तो कर सकते हैं, कुछ लाइक आपको कुछ रेफरेंस चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हैं मोबाइल से, बट स्टडी एज ए स्टडी फिर आपको किताब लेनी पड़ेगी, किताब उठानी पड़ेगी। ओके, तो इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट तो देखें ये है कि हमारे यहाँ, अब मैं नाम लिए बगैर, नोट छापने की मशीनें तो इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, और आप सब बहुत से हम में से सब प्राइवेट भी पढ़े हुए हैं। लाखों रुपए एक बैचलर स्टूडेंट, बैचलर लेवल के स्टूडेंट से वो लेते हुए उन्हें चाहिए एटलीस्ट एक कॉर्नर लाइब्रेरी के लिए, एक कॉर्नर आपका सोशल इश्यूज के लिए। और देखें ये अभी 21 इयर्स आप बता रहे हैं, तो इनको प्रमोट करने के लिए हमें अपने इंस्टीट्यूट्स में सेमिनार करने हैं, एक्टिविटीज करनी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट देखें, अगर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से उठकर मेहनत कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में मेजॉरिटी जो है वो ऑफ कोर्स मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में और बड़े इंस्टीट्यूट्स में ऑफ कोर्स हायर क्लास है। तो अगर हम उन्हें इस काम पर लगाएं तो वो जल्दी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। देखें, इंडिविजुअली हमें काम करने की जरूरत है, बगैर तशहीर किए भी और तशहीर के साथ भी। अभी आपके नोटिस में भी ले आऊं और इनके भी साथ के पिछले साल रमजानुल मुबारक, पिछले साल के रमजान में हमारे दोस्तों ने बैठ के हमने सोचा कि हम राशन तो पहुंचा देते हैं रमजान में, लेकिन हमें फील हुआ कि यतीम बच्चों को जो पढ़ना चाहें, जिनके घरों में बच्चों को रखने के मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि पेरेंट्स और ससुराल और इस तरह के क्लैशेस में बच्चे जिनके फादर फौत हो जाए वो नहीं फॉलो कर पाते अपने बच्चों की, यानी भांजे भतीजे जो बन जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर हमने एक आपस में बैठ के मशवरा किया कि व्हाई नॉट हम उन बच्चों को टेक ओवर करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 ईयर, मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको फिर किसी दिन करवाऊंगा, पूरी टीम बच्चों को लेके आऊंगा। वेरी गुड। विद इन 1 ईयर हमने मोर देन 50 बच्चे जिनकी कंप्लीट बोर्डिंग, कंप्लीट एजुकेशन, उनके मेडिकल्स, उनकी स्पोर्ट्स और हर वो एक्टिविटी जो आपका और मेरा बेटा घर बैठ के कर रहा है, उनके लिए लाइब्रेरी, क्योंकि मैं खुद जाहिर है कि मुझे पता है कि लाइब्रेरी कितनी अहम है। मेरे पास 5 साल के बच्चे से लेकर, यानी पैम्पर्ड बच्चे से लेकर 4 साल का, और इससे लाइक मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स भी हमारे पास यहाँ हैं माशाल्लाह। और हम उनको बिल्कुल ए ग्रेड एजुकेशन, यानी कोई ऐसा नहीं है कि हमने वो किसी दड़बे में रखे हुए हैं। उनके एसी रूम्स हैं, उनकी लिविंग वही है, बल्कि मेरे बच्चों से यूं सब, मेरे बच्चे की फीस अगर 5,000 है तो वो जहाँ पढ़ रहे हैं उनकी 7,000 फीस चल रही है। तो वो बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं जैसे लग्जरी लाइफ में रह रहे हैं। तो हमारा यही टारगेट था कि खिदमत की एक और मिसाल है। बिल्कुल टारगेट आप बता रहे थे, टारगेट हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, और हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है मोहम्मद साद, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। कैसे अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं व्हेन यू आर डिसाइडिंग या प्लानिंग टू एस्टैब्लिश योर ओन कंपनी या योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम जान रहे हैं। आगा ज़हूर साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं, अदीब, कॉलम निगार यानी कि राइटर हैं, और क्या क्या लिख चुके हैं, अभी करंटली किस किस चीज पर काम चल रहा है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। साथ की जाने बढ़ते हैं, साथ चैलेंजेस की बात हो रही थी कि इतने सारे शहरों में अपने काम को बढ़ाना, लेकर चलना, मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरैक्ट करना आपके लिए चैलेंजिंग रहा, और आपने अपनी टीम वर्क में भी बहुत सारी चीजों पर फोकस किया। सबसे ज्यादा क्या चीज आपके लिए मैटर करती है व्हेन यू आर डिसाइडिंग या व्हेन यू आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश योर ओन थिंग, योर ओन ऑर्गेनाइजेशन? क्या चीज आपको बहुत ज्यादा लगी कि हाँ जी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है?
जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाह रहा हूँ या इसको रन करना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगी? ह्यूमैनिटी। बिल्कुल, ह्यूमैनिटी। वेरी गुड। तो इस आपको लगता है कि हर शख्स में ये होती है? होती है, बस उससे ना थोड़ा सा एक वो पॉलिश करना होता है ना, उसकी जरूरत होती है। इंसानियत जब तक ना हो ना इंसान, वो इंसान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सोशल वर्क, ये एक इसके लिए एक फीलिंग्स ही ना एक अलग चाहिए इंसान को ना। बिल्कुल। क्योंकि जब हम एक छोटी सी भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो लोग जब दुआएं देते हैं हमें, ठीक है, एक बहुत ही प्यार से हमें डील करते हैं, तो एक बहुत फीलिंग्स ही कुछ अलग होती हैं, डिफरेंट होती है फीलिंग्स। बहुत खूब। यानी कि सबसे पहली चीज जिस पर आपको फोकस करना है और जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, दैट इज ह्यूमैनिटी। अगर ह्यूमैनिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसानियत जरूरी है। क्या कहना है इस हवाले से आपका? ऑफ कोर्स जी, इंसानियत है तो सब कुछ है, और इंसानियत ही तो आपको दिखाती है सोसाइटी में रहना कैसे। और सोसाइटी देखें, कुरान का जो मजमून है, कुरान का जो सब्जेक्ट है, वो सिर्फ इंसानियत है। एग्जैक्टली। और इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी और अहले बैत रिसालत की सारी ज़िंदगी का जो यानी कोर सब्जेक्ट और माहसल है, वो भी इंसानियत है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक लाइक अरबी और अजमी, बस इंसान। तो इंसान ही, और खुदा का सब्जेक्ट भी इंसान है, और ऑफ कोर्स इंसानियत ही सोसाइटी है। देखिए आजकल यही चीज कम हो गई है ना, तो उसके रिजल्ट में ऑफ एंड ऑन आप न्यूज देखती हैं, कैसी कैसी अल्लामान अल-हफीज कैसी कैसी न्यूज आती हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी में इंसानियत पनपेगी, हम पॉजिटिव जाएंगे, और जैसे जैसे कम होगी, ऑफ कोर्स फिर अल्लाह हमें सबको महफूज रखे। बिल्कुल, आमीन। कुछ शेर व शायरी हो जाए, कुछ इंसानियत प्लीज। बिल्कुल, इंसानियत पर इस आज सुबह से चूंकि सोशल एक्टिविटी चल रही है कि तलखियां महवे तमाशाए जुनू रहती हैं। तलखियां महवे तमाशाए जुनू रहती हैं, आहटें जितनी भी खामोश करूं रहती हैं। वाह। और खामोशी चीखती फिरती है मेरी नस नस में। खामोशी चीखती फिरती है मेरी नस नस में, किरचियां चुनता रहूं फिर भी दुरूं रहती हैं। क्या बात है। और किरचियां चुनता रहूं फिर भी दुरूं, और बज़्मे अग़यार में अहबाब को हाजिर पाकर, बज़्मे अहबाब में अग़यार को हाजिर पाकर, हसरतें जैसे भी मादूम करूं रहती हैं, और कश्तिये महरो मोहब्बत में है अब इतने शगाफ। कश्तिये महरो मोहब्बत में है अब इतने शगाफ, रंजिशें अब मैं जीऊं चाहे मरूं रहती हैं। क्या बात है। और 1 2 4 नहीं, शहर है माइल बकरम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शेर है हकूक़ नुस्वा के लिए। 1 2 4 नहीं, शहर है माइल बकरम, बेटियां हव्वा की अब ज़ेरे फुसूं रहती हैं। क्या बात है। और मुश्किलें ढूंढ ही लेती हैं मेरे घर का पता, मुश्किलें ढूंढ ही लेती हैं मेरे घर का पता, और हिजरतें जितना भी मैं इनसे डरूं रहती हैं, और खेल कौमी हुआ बारूद मेरे बच्चों का, खेल कौमी हुआ बारूद मेरे बच्चों का, झंडियां इसलिए परचम की निगूं रहती हैं। और तुमने चुप साध ली है जबर व तशद्दुद के खिलाफ, तुमने चुप साध ली है जबर व तशद्दुद के खिलाफ, कुव्वतें जुल्म की माइल बन्नुमू रहती हैं। बहुत खूब। और जिसको समझे हो गजल ज़हरे गमे हस्ती है, जिसको समझे हो गजल ज़हरे गमे हस्ती है, हालतें इसलिए
आगा की जुबों रहती है। बहुत खूब आगा साहब, क्या कहने, बहुत खूब। थैंक यू। लिखने में मैं कहती हूँ कमाल। बहुत खूब, अदायगी उससे भी ज्यादा खूबसूरत। साथ क्या कहेंगे, कैसा लगा? अल्फाज ही नहीं, साथ इज आउट ऑफ वर्ड्स, साथ खो गए हैं। इंसानियत। बहुत खूब। बात शुरू हुई थी इंसानियत से, जहां हम सोशल वर्किंग की बात कर रहे हैं, वहां पर सोशल इश्यूज के बारे में हमारे राइटर्स कितना खूब लिख सकते हैं और कितना ज्यादा हम उन लिखी हुई चीजों से, उन वर्ड्स से, उन अल्फाज से कैसे अपनी सिचुएशंस को रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। साथ एट द एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, खास तौर पे? स्टूडेंट्स को यही कि अपने आप को क्रिएटिव बनाएं। क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंड के साथ लेके चलें और थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर की ना साइड पर आए। ठीक है, हाथ ऐसे हो ऐसे ना हो आप लोग का। ठीक है, जॉब देने वाले बने, ला के लेने वाले। ठीक है, एक छोटे से ही ना स्टार्ट ले लें आप। बेशक हमारी फीमेल्स हैं, लाइक हमारी अपनी टीम्स की हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने घर में मतलब कि एकेडमीज बनाई हुई हैं, ब्यूटिशियन मतलब कि वो बनाया हुआ है, इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का ना छोटे से सिस्टम से स्टार्ट लें और अपना खुद का एक बिजनेस डेवलप करें। एक एग्जाम्पल बने कि लोग आप जैसा बनना चाहें, ना कि आप किसी के जैसा बने। मेरा ये अच्छी अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है। आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जिक्र किया था, इधर दैट वाज ग्राफिक डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग, तो आपने सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे किया है इनिशियल लेवल पे? ई कॉमर्स की तरफ ना। अब हमारा मेन जो है ना, उसके अंदर ई कॉमर्स में जितने मतलब के कोर्सेज आ जाते हैं ना, ठीक है, वो उन पे हम प्रॉपर सेशंस, वेबिनार्स वगैरह करवाते हैं। ठीक है, प्रॉपर सेशंस भी करवा रहे हैं, वेबिनार्स भी चल रहे हैं और आगे आपने अपने गोल्स भी डिस्कस किए कि इसको मजीद आपने बढ़ाना है अपने इस प्लान को। ठीक है, फैमिली की सपोर्ट रही आपको एट दिस वेरी अर्ली एज? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपका अपने बैकग्राउंड में भी ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था या आप ही थे जिसने ये शुरू किया? मैंने स्टार्ट लिया था। तो नो डाउट आपके लिए चैलेंजिंग तो रहा होगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट थी, पेरेंट्स की सपोर्ट थी, उनकी दुआएं, उनकी सपोर्ट हर तरह से। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि आप स्मूथली लेकर चले अपने प्लान को। नहीं, जो भी कुछ भी किया ना आज तक, अपने पेरेंट्स के साथ लाजमी शेयर किया और उनकी बल्कि सजेशन, उनकी दुआएं लेके फिर आज जो कुछ है उन्हीं की दुआओं की वजह से। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के साथ शेयरिंग भी रही है आपकी। हाँ, बिल्कुल। और अच्छी तरह डिस्कशन के साथ बल्कि सपोर्ट किया, हर काम में सपोर्ट किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि हर काम में आपको सपोर्ट किया है। अच्छी चीजें करेंगे, अच्छी अप्रोच रखेंगे तो सपोर्ट और दुआएं भी आपके साथ रहेंगी। आगा जहूर साहब, क्या कहना चाहेंगे नौजवानों के लिए खासकर? देखें, नौजवानों से तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर मीडिया ऑन एयर है हम सब, तो ये देखें, किताब से प्यार करें। किताब से प्यार करें। जब तक आप गैजेट फ्रेंडली रहेंगे, आप खुद भी गैजेट बने रहेंगे और आप गैजेट बन चुके हैं। और आज के दौर का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपके हाथ से मोबाइल को निकाल के किताब अपने हाथ में रखना है। थोड़ी देर के लिए आदत डालें। आप लोग मतलब हम कुरान पाक भी नहीं पढ़ रहे अब तो। ऐसा ही है। मैं अभी मीडिया पे सबसे, मुझे बताएं, पूरा मुल्तान बताए, सब हाथ खड़ा करें, किस किस ने आज एक सफा पढ़ा है? ऑफ कोर्स, किताब से हम इतना दूर हैं, उम्मुल किताब से भी दूर हैं और किताब से भी दूर हैं। तो नौजवान आप देखें, पर कैपिटा हम सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं और सोसाइटी को, पर कैपिटा हम सबसे ज्यादा पैसा देते हैं सोसाइटी को, लेकिन सोसाइटी में गिल्ट्स एंड करप्ट इश्यूज और प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम पॉजिटिव वे में और राइट पैथ पे बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे और उनको करने के लिए हमें ऑफ कोर्स पढ़ना होगा। हम पढ़े बगैर डॉक्टर नहीं बन सकते। Exactly. और सोसाइटी का डॉक्टर बनने के लिए आपको सोसाइटी के इश्यूज को पढ़ना है और पढ़ने के लिए किताब चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप आज यानी मंडे मॉर्निंग में बस एक जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लाइब्रेरी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्पेशली, मैं पहले भी कहा और दोबारा फिर कह रहा हूं, जो डॉलर मशीन बने हुए हैं हमारी सोसाइटी के, जो डॉलर्स छाप रहे हैं, वो उनमें से कुछ डॉलर एक लाइब्रेरी और एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर दें स्टूडेंट्स को कि वो किताब की तरफ आए। हम यूनिवर्सिटीज में हमारे मैगजीन्स, हमारे रिसाले, हमारे वीकली, आपने बीजीयू का भी, आपका भी है,
तो ये गवर्नमेंट लेवल पर तो होता है, चले थोड़ा बहुत होता है, गवर्नमेंट के अपने प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं। प्राइवेट तो आजाद है फैसला करने में, उनको चाहिए कि कुछ करें। और मैं जो भी अभी सुन रहे हैं वो लोग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को ओन करते हैं या जो लीड कर रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट अपने स्टूडेंट्स को दें कि वो किताब की तरफ वापस आए। हमारी अखलाकी गिरावट में एक सबसे बड़ी कमी हमारा लिटरेचर से दूर होना। बिल्कुल, किताब से दूर होना, लिटरेचर से दूर होना हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों को फेस करने पर मजबूर कर रहा है। आगा ज़हूर साहब एंड मोहम्मद साद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत सारी चीजें, बड़ी पॉजिटिव चीजें आपने ऐड की, और मंडे मॉर्निंग आप लोगों के साथ बहुत अच्छी रही। उम्मीद करती हूँ कि आपका वक्त भी यहाँ पर अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, मैं इनवाइट किया। थैंक यू एंड अप्रिशिएटिंग यू वंस अगेन फॉर द गुड वर्क जो कि आप कर रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, देखते हैं हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं, कौन मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और एक दफा फिर से आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी जानिब जरा बढ़ते हैं, तारुफ की जानिब बढ़ते हैं। सैयद अली हैदर गिलानी, मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवाम के हक में उठने वाली आवाजों में से एक आवाज सैयद अली हैदर गिलानी। मुल्तान शहर से तारुफ रखने वाले सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के साहबजादे सैयद अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा चलते हैं इनकी जानिब, बात करते हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं और देखते हैं कि आजकल क्या चल रहा है और किन किन चीजों पर काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी, मुबारकबाद देना चाहूंगी जो आपको एम्बेसडर फॉर पीस का अवार्ड दिया गया लंदन में। कांग्रेचुलेशन, बहुत ऑनर की बात है और बहुत ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू जी, आई होप कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल, चलें, थैंक यू सो मच। बात करते हैं जरा हम करंट सिचुएशन के हवाले से। व्हाट वुड बी द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि आप यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे करंट सिचुएशन को देखते हुए? देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अगर आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में मेरे से पूछ रही हैं तो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, तो पॉलिटिकल सिचुएशन तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, बड़ी मायूस कुन है। क्योंकि ये 24 करोड़ का मुल्क जो है, इसके लिए इसकी जो लीडरशिप है जिनके हाथों में, वो मैं समझता हूं कि वो बड़े अनप्रिपेयर्ड, नालायक, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिनको काम करना नहीं आता। और ये पॉलिटिकल सिचुएशन है। अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन मेरे से सुनना चाहें तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं, आम आदमी, वो बिल्कुल पिस के रह गया है। और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हों, चाहे वो गरीब आवाम के लिए हो, चाहे वो मजदूर के लिए हों, वो सारी आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें, महंगाई के हिसाब से देखें तो हर तबका जो है वो परेशान है। हर तबका अपने जो एंड्स हैं वो मीट नहीं कर पा रहा, अपने जो घर के अखराजात हैं वो नहीं पूरे कर पा रहा। देखें जी, अगर 2000 रुपया एक बंदे के पास है और वो अपने घर का राशन लेने गया है, तो मैं जो बेसिक कमोडिटीज वो खरीदेगा, उसमें आटा होगा, घी होगी, दालें होंगी, बिल्कुल वो 2000 में वो 4 दिन का खाना अपने घर में वो नहीं ला सकता। बिल्कुल, ये है महंगाई का हाल और ये करंट सिचुएशन है जिस पर हम जितना बात करें उतना हमें कम लगता है। अगर हम करंट इश्यूज में से एक इशू की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो एक ज़रई खिता है, एग्रीकल्चरल लैंड है, और हम किसानों की हालत पर बात ना करें, किसानों के इश्यूज के हवाले से बात ना करें तो ये बड़ी अनजस्टिफाइड सी एक बात होगी। ट्रैक्टर ट्रॉली किसान मार्च जो कि ऑर्गेनाइज करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सैयद अली हैदर गिलानी की जानिब से ये ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि अभी दिन 12 बजे होगी। इस हवाले से आपका क्या कहना है? नो डाउट अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। इसको ऑर्गेनाइज करना मेन मोटिव क्या रहा? थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें जी, पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क था, एक मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2018 में आपको याद होगा मैं आपको शुरू से इसलिए बात कुछ लेके जा रहा हूँ पीछे आपको, ताकि आपको पता हो कि पाकिस्तान
कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ने क्या क्या पाकिस्तान के लिए किया है, कितना ज़र मुबादला इकट्ठा किया है। आपको याद होगा 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो 2008, 9 और 10 में फ्लड्स आए, बड़ी बारिशें हुई, पूरा इकोनॉमिक रिसेशन था पूरी दुनिया में। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो सपोर्ट प्राइस है गंदम की वो बढ़ाई 1400 रुपए की, उससे ये हुआ कि हमारी, और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों में भी, सीड में भी लोगों को रिलीफ दिया, बिजली के बिलों में लोगों को रिलीफ दिया, उससे हमारी तमाम जो क्रॉप्स हैं सब बम्पर क्रॉप्स हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आटा, वीट हमने एक्सपोर्ट की और इंटरनेशनल मार्केट के साथ उनकी प्राइसिंग की ताकि स्मगल भी ना हो। तो पहले अफगानिस्तान स्मगल हो जाया करती थी, तो उससे ये हुआ कि हमने अपनी जो वीट है वो भी एक्सपोर्ट की, हमने चीनी भी एक्सपोर्ट की, हमने कॉटन भी एक्सपोर्ट की, यहाँ तक कि हम फर्टिलाइजर भी बाहर भेज रहे थे। पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन गया। एक हम फूड के हवाले से हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम जब एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज से अगर आप कंपैरिजन करें तो हम तमाम एग्रीकल्चर जो हम जिसमें खुद कफील थे, इस किल्लत सरकार के आने के बाद हम हर चीज इंपोर्ट करने पे आ गए हैं। बिल्कुल। आप देखें दालें, हम हर अमीर गरीब के घर में दाल खाई जाती है। हमारे सरायकी वसेब का स्टेपल फूड है दाल। हमारे घर में दालें बनती हैं, हम दाल बड़े शौक से खाते हैं। हमारा दाल का जो इंपोर्ट का बिल है ना वो अरबों में है इस वक्त। ये है इस हुकूमत की पॉलिसी। हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं और नाकिस क्वालिटी की। फर्टिलाइजर और जो है हम जो यूरिया है वो हम खुद कफील थे उसके अंदर, हम यूरिया भी एक्सपोर्ट करते होते थे। आज यूरिया की किल्लत ऐसी है कि किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है और वक्त गुजर चुका है बिजाई का, लेकिन अभी तक लोगों को ना खाद मिली है ना डीएपी मिली है। इन्होंने वक्त पे डीएपी प्रोड्यूस नहीं की। अगर ये कहते हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी की प्राइस बढ़ गई है तो आज बढ़ी है ना वो कीमत। आज से 6 महीने पहले तो वो कीमत नहीं थी। हमेशा ऐसे होता था कि 6 महीने पहले ही डीएपी प्रोक्योर कर ली जाती थी। इन्होंने सिर्फ मिसमैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है। मिसमैनेजमेंट, कोई हुकूमत की रेट नहीं है, कोई किसी पोजीशन में भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई खौफ हो। जो ये माफियाज के बारे में कहते हैं, कोई माफियाज के ऊपर कोई खौफ नहीं है। लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, फिर हुकूमत इंटरवीन करती है और जिस टाइम पे इंटरवीन करती है तब बड़ा लेट हो जाता है, बहुत देर हो जाती है। तो यही आपके सामने हुआ है फर्टिलाइजर और यूरिया के ऊपर और डीएपी के ऊपर। यही हुआ है कि इन्होंने लेट पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी थी ही नहीं और उसकी वजह से किसान जो है वो पिस के रह गया है। बिजली के बिलों में इन्होंने आवाम को रिलीफ नहीं दिया, किसान को रिलीफ नहीं दिया। उससे जो पैदावार में हमारी इफेक्ट होगी, मुझे तो खतरा लग रहा है कि आगे आने वाले वीट के सीजन में तो हमारी प्रोड्यूस ही कोई नहीं होगी। बिल्कुल, हमारी प्रोडक्शन में नेगेटिवली इतना ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बड़ी नेगेटिव ग्रोथ में चली जाएगी और उससे फिर महंगाई और होगी और उस महंगाई का जो एक और वेव आएगी वो अवाम कैसे बर्दाश्त करेगी। तो जो इस हुकूमत की सिमत है वो बिल्कुल गलत है। ये मैं आपके तवज्जुह से पूरे अवाम को बताना चाहता हूँ और पॉलिसी मेकर्स को बताना चाहता हूँ कि एज अ किसान, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिसी मेकर, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो सिमत है उसका तयन करना चाहिए। उनकी सिमत बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रही है। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस हुकूमत का और हम इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और आज से हमने तैयारी शुरू कर दी है लॉन्ग मार्च की। इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत से जान छुड़वानी पड़ेगी हमें, क्योंकि आवाम जो है वो उनकी अब मैं समझता हूँ कि जिन्होंने जो चीखें निकलवानी थी अपोजिशन की, इन्होंने अवाम की चीखें निकलवा दी। अवाम को रिलीफ दिया जाएगा और रिलीफ की बातें की गई। आप देख रहे हैं कहीं अवाम को रिलीफ दिया गया हो? कहाँ है अवाम को? इन्होंने कहा कि हम अब सुन लें, इन्होंने कहा कि हम हेल्थ कार्ड देंगे। हेल्थ कार्ड का आपके सामने है 5% लोग जिनको हेल्थ कार्ड मिला ना, अगर वो अस्पतालों में चले जाएं तो हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर अभी मौजूद है पूरे पाकिस्तान में वो चोक हो जाएगा 5% के साथ। तो ये कहते, इनका बड़े बड़े दावे करते हैं। उनमें से पैनाडोल की गोली तो इंसान खुद भी ले लेता है, उसके जो इन्होंने साथ लिस्ट बनाई है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, इस चीज का इलाज नहीं हो सकता, तो फिर आपको हेल्थ कार्ड देने की क्या जरूरत थी? किसान कार्ड आपने दिया, किसान कार्ड किस चीज के लिए दिया? इसलिए दिया ना कि मुश्किल वक्त में किसान की शनाख्त होगी कि मैं किसान हूं। जब लाइन में लगते हैं यूरिया ये खाद लेने के लिए तो वो कहते हैं कि जी
आप वो किसान कार्ड दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं फर्द मलकियत लेके आओ। अब गरीब आदमी कहां से फर्द मलकियतें इकट्ठा करता पड़ेगा? और वो भी जो मुजेरा है या जो टेनेंट है या जिसने ठेके पे जमीन ली हुई है वो कहां से फर्द मलकियत लेके आएगा? वो किसान कार्ड अब जब अपना दिखाता है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। इनके पास रिकॉर्ड है किसान कार्ड का, ये देखें किसान कार्ड में ये बंदा रजिस्टर्ड है, ये इतनी बोरियां ले गया, इसका नाम काट दें, नेक्स्ट टाइम इसको बोरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो पॉलिसी ही गलत है, रिलीफ का स्ट्रक्चर ही गलत है, रिलीफ देने का ख्याल ही नहीं है इनको। तो हम अब इसके बारे में हुकूमत को हम समझा के थक गए, अब समझाने का वक्त खत्म हो गया, अब एक्शन का टाइम है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के लिए निकलेगी, किसान के लिए निकलेगी और इंशाअल्लाह ताला इनको रिलीफ दे के रहेगी। और आगे आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि उन्होंने किसान को क्या रिलीफ देना है। हमने इंशाअल्लाह ताला उनको बिजली के बिलों के ऊपर रिलीफ देना है, हमने उनको सॉफ्ट लोन्स देने हैं जो कि इन्होंने बंद कर दिए, हमने उनको आला नस्ल की सीड देनी है, फर्टिलाइजर डीएपी खाद टाइम पे देना है, सस्ता देना है। तो उससे ही हम अपनी फूड बास्केट को सिक्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा फूड सिक्योर मुल्क था, इन्होंने अपनी 3 सालों में नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को फूड इनसिक्योर कर दिया है। अगर हम फूड इनसिक्योर होगा, पंजाब से जो हम अपने खाने की बास्केट ही हमारी पूरी नहीं होगी, तो जिस चीज में हम खुद कफील थे, तो पाकिस्तान के हालात कहां चले जाएंगे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इतनी मतलब क्राइम रेट बढ़ जाएगा, मतलब और 80% पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। आप क्या समझ रहे हैं एग्रीकल्चर को अगर आप अफेक्ट होने देंगे तो क्या इसका आम शहरों में जो लोग रहते हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? आज हम किसान रैली करने जा रहे हैं और हमने इसकी स्ट्रेटजी बनाई कि हम इसको बाहर रखते हैं। हम शहर में इसलिए नहीं अपनी रैली कर रहे हैं क्योंकि हम शहर के लोगों को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। शहर चौक हो जाएगा, शहर में ट्रैफिक के मसाइल होंगे, हर चीज ब्लॉक हो जाएगी। हम वो नहीं, एज द टोकन हम बाईपास, बहावलपुर बाईपास को हमने चूज किया, वहीं पर हम एहतजाज करेंगे ताकि शहर के अंदर लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि अब हमारे शहर में जो रहते हैं भाई के किसान जो हैं वो बहुत परेशान है। किसान जो है आपका तबका है वो सबसे वनरेबल क्लास है इस मुल्क में। वो बारिशों के लिए परेशानी होती है उनको, कि दुआ करते हैं बारिश हो जाए, फिर वो दुआ करते हैं कि उनको यूरिया खाद मिल जाए सस्ते दामों में, फिर वो दुआ करते हैं कि बिजली में रिलीफ मिल जाए, फिर वो दुआ करते हैं कि आंधी ना आ जाए। मतलब किसान जो है वो तो हर वक्त बेचारा परेशान ही रहता है। अगर आप उसको और परेशान करेंगे तो शहरों में रहने वाले लोगों को इस बात का इदराक होना चाहिए। और उसमें लेकिन हमने ये पॉलिसी बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है कि हम अपने लॉन्ग मार्च को, अपने इस किसान मार्च को बाहर ही रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और शहर के अंदर लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। मैं गुजारिश करूंगा मीडिया वालों को कि वो जरूर इस बात को, इसको ब्लैकआउट ना करें और किसान जो है वो उनके मसाइल को उजागर होने दें। ठीक है, वेरी गुड, नो डाउट, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव और जिस अप्रोच के तहत आपने इसको प्लान किया है वो भी बहुत अच्छी है। टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग मार्च जो कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अरेंज की है, ऑर्गेनाइज की है, आप इससे क्या चेंज देख रहे हैं लॉन्ग मार्च से? देखिए, लॉन्ग मार्च से एक तो हुकूमत जो है वो होश के नाखून लेगी सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग मार्च को अब किसी नतीजे के पास पे पहुंचना पड़ेगा। चेयरमैन बिलावल साहब जिस अज़म के साथ कराची में प्लान करके निकल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत मार्च तक नहीं रहेगी। ये जो बल्दियाती इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, पता नहीं ये होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब जो हैं वो एडमेंट हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो जब इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो हुकूमत जो है वो शायद ना रहे इमरान खान की। ठीक है, वेरी पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, अगर आप हुकूमत में आते हैं, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो सिचुएशन अभी चल रही है इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी संजीदा जमात है। उसने बहुत काम किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसने बहुत काम किया हुआ है गरीब अवाम के लिए। उसका मैनिफेस्टो पढ़ लें, इतना संजीदा और इतना मैं समझता हूँ सीरियसनेस जिस मैनिफेस्टो में हो वो और किसी जमात के पास नहीं है। हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे पास एग्रीकल्चरल क्लास के लीडरशिप है। हर क्लास का आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है, मजदूर से लेके, किसान से लेके, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से लेके, बिजनेस कम्युनिटी से लेके। तो और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी को जितनी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को जितना अच्छी तरह समझते हैं और कोई नहीं समझता। तो हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। ये नहीं कि इमरान खान ने जिस तरह दावा किया कि मेरी टीम
वर्ल्ड क्लास टीम होगी। जब वो आए, असद उमर साहब को बना के रखा कि जी हम ये कमाल का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसने आके 6 महीने में ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया था। जब उन्होंने IMF के साथ कहा मैं मुज़ाकरात नहीं करता, 6 महीने तो ये इस बात में लगे रहे कि मैं खुदकुशी न करनी पड़ जाए लोन लेने के लिए। तो हम इस तरह की बातें ना पहले करते हैं। हमारे पास टीम है, हमारे पास बहुत अच्छी लीडरशिप है, और इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी, अब पहले देख लें हमने काम किया हुआ है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो डिलीवरी है वो आपके सामने है। हमने मुश्किल हालातों में मुल्क को संभाला है। हमने हमेशा मुश्किल हालात में आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले मुल्क कर दिया जाता है। आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में भी लाइन लगती थी आटे के लिए, इस पार्टी के हवाले मुल्क किया। हमने अगले साल ही इतनी बम्पर क्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह अचीव की कि हम अपनी सारी प्रोड्यूस जो थी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बड़ी सीरियस लीडरशिप है, और हम अपने वॉर ऑन टेरर के ऊपर भी काबू पाया, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर, हमने इकोनॉमी के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम किया। आपको याद होगा ऑल टाइम हाई, आज से मैं कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ, जब डॉलर भी डीवैल्यू नहीं हुआ था, ऑल टाइम हाई हमारी एक्सपोर्ट थी। हमने तकरीबन $26 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी अपने 2010 में। यूसुफ ज़ाहिलानी साहब जो वज़ीर आज़म थे, वो टारगेट अभी तक ब्रेक नहीं हो सका। तो हमने जो काम किया है इस मुल्क में इकोनॉमी के लिए, मजदूर के लिए, गरीब अवाम के लिए, खवातीन के लिए, उनको इतना एम्पावर किया। उसके बाद तमाम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के लिए, टेररिज्म के खिलाफ, तो हमारे तो जो कारकर्दगी है वो अवाम ने देखी हुई है। हुकूमत के दावों की बात करें और कारकर्दगी की बात करें तो दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब ने तो कहा है कि अगर मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, अब उनका ये स्टेटमेंट है, ये कमेंट है कि अब अगर मैं सड़कों पर आ गया तो अपोजिशन के लिए सर का दर्द बन जाऊंगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बड़ा इंटरेस्टिंग बात की कल उन्होंने। मैं सब समझता हूं कि इमरान खान साहब को अब सड़कों पे आ जाना चाहिए, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं, लोग 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सक रहे। तो अपनी हुकूमत के ही खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और उनकी नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ वो बिल्कुल बाहर आए। अगर उनके साथ अवाम है तो हम भी देख लेंगे कि कितनी अवाम उनके साथ खड़ी है अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपने आप के खिलाफ ही निकलना चाह रहे हैं ना वो, तो बिल्कुल निकलें। लेकिन मैं समझता हूं अगर संजीदें तो ये पैगाम उन्होंने जो दिया है वो अपोजिशन को नहीं दिया, किसी और को दिया होगा, क्योंकि अपोजिशन उनके इन धमकियों से बिल्कुल नहीं घबराती। इनको जितना शौक है ये निकल आए। इन्होंने पहले भी जिनकी सपोर्ट से निकले थे, अब जरा निकल के दिखाएं, हमें पता लग जाएगा कितने इनको आटे दाल का जो भाव है वो इंशाल्लाह पता लग जाएगा जब ये बाहर निकलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने जाना है तमाम तर अरेंजमेंट जो है वो संभालने, लेकिन ऐसे 5 से 10 मिनट हमें आपके मजीद चाहिए, बिकॉज कुछ बहुत मेजर चीजें जिनके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। और इसी के साथ हमें हमारे दूसरे मेहमान ने ज्वाइन किया है, नदीम कुरैशी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमने जानी। वेलकम टू द शो। इसी के साथ चलते एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू जो चल रही है इसको कंटिन्यू रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक दफा फिर से आपको वेलकम कहेंगे अपने शो में। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ओके, सब कुछ कैसा चल रहा है और करंटली चल क्या रहा है? आपके सामने है, आप रोड शो भी करती रही हैं जी, सब कुछ आपके सामने है। और आपका जो मीडिया है माशाल्लाह, आपसे मुराद पाकिस्तान का मीडिया जी, वो सारी रिपोर्टिंग करता है, सब चीजें आपके सामने है। महंगाई एक एलिमेंट है, आपने मुझसे क्वेश्चन ये करना, मैं खुद आपको उसका आंसर कर दूं। बिल्कुल। पूरी दुनिया इस महंगाई की लपेट में है। अभी आप प्रोग्राम के दौरान ही अपने किसी फ्रेंड को, किसी अजीज को यूके फोन मिला ले, दुबई फोन मिला ले, मलेशिया इंडोनेशिया फोन मिला ले, उनसे पूछे जी आपकी रोजमर्रा अशिया की जो रेट्स थे वो 2018 में क्या थे, आज क्या है। इसके बावजूद गवर्नमेंट अपने मैयर्स कर रही है, एहसास प्रोग्राम से, सेहत कार्ड से, डिफरेंट पैकेजेस दिए गए हैं, स्किल्ड नौजवान को, स्किल्ड खातून को, टीचर्स को, हाउस फाइनेंस किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब आपके जिला मुल्तान में 3.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं, शायद आम आदमी को इससे वाकफियत ना हो, जो डायरेक्ट, वो आम आदमी, वो गरीब आदमी, वो शख्स जिसने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की किसी भी इशू में, उसमें स्किल्ड नौजवान है जिनको हुनर आता है, उसमें स्टूडेंट्स हैं मेल फीमेल, उसमें खवातीन है स्किल्ड भी और नॉन स्किल्ड भी, और उसमें आपके वो लोग शामिल हैं जिनको 12,000 रुपए का पैकेज मिल रहा है। तो 3 लाख
12-14 हजार के करीबी फिगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की और पंजाब की सूरत इसके सामने जाहिर है, हर जिले की फिगर डिफरेंट है। तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और चीजें बड़ी बेहतर हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपने एक सिस्टम की तरफ जा रही हैं, चूंकि 1.5 साल लॉकडाउन रहा और मैं समझता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी एक पेंडेमिक सूरत हाल दुनिया ने नहीं देखी। जंग की सूरत हाल में और वबाई सूरत हाल में बड़ा फर्क होता है, लेकिन ये भी जंग वाली हालात थे, क्योंकि हमने तो अपने होश पे नहीं देखा कि लॉकडाउन हो जाए, सड़कें गलियां बंद कर दी जाए, निजाम जिंदगी खत्म हो जाए और लोग खौफजदा होकर घरों में बैठ जाए। तो जाहिर है अल्टीमेटली इससे आम आदमी की जिंदगी में इफेक्ट आ रहा था, इससे प्रोडक्शन में इफेक्ट आ रहा था, इससे फैक्ट्रीज की जो लेबर थी, जो सारी उसका स्टाफ था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सब लोगों ने डिस्टर्ब होना था। अब दुनिया चूंकि ओपन हुई है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही है और मैं पूरी उम्मीद हूं इंशाल्लाह ये चीजें बेहतर हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव एक सोच है कि एक होप है आपको कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम पॉजिटिव लोग हैं। मैं जिस शख्स की लीडरशिप में काम कर रहा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने दी इस कौम को उम्मीद है और नाउम्मीद शख्स, मायूस शख्स तो कभी टारगेट तक नहीं पहुंचता। पूरी उम्मीद लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं हमेशा। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि कैसे अभी तक खाद की किल्लत बरकरार है और हमारा किसान तबका इससे किस तरीके से मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिकॉज अगर हम अपने जनूबी पंजाब की तरफ एक नजर डालें तो जराई खत्ता है और अगर हम इग्नोर करें तो हम इग्नोर कर नहीं सकते इस तबके को। सबसे पहले हमने ये देखना है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने और साबका गवर्नमेंट्स ने एग्रीकल्चर को किस तरह से टेकअप किया। ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट है। मैं खुद एग्री ग्रेजुएट हूं, मेरा मास्टर एग्रीकल्चर में है। पिछले 25 से 30 साल में जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं पंजाब की, जिसमें शुगर केन है, राइस है, मेज है, उर्दू में कह देता हूं मकई है, चावल है, कपास है, गंदुम है, और सबसे अहम चीज ये हुई कि इनकी जो पर एकड़ यील्ड थी वो पैदावार में इजाफा हुआ, रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स हुई। इसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। पहली बार कपास के काश्तकार को पर एकड़ सीड सब्सिडाइज दिया गया। उसकी जो व्हाइट फ्लाई की डिफरेंट जो इंसेक्टिसाइड थे, जो समझ लें जरिए अद्वियात थी, उनमें पर एकड़ उसको छूट दी गई, सब्सिडी दी गई। ये कभी माजी में नहीं हुआ। फिर सबसे बड़ी अहम बात यह इंश्योर की गई कि हमने जिस प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन की, जिस फार्मर ने प्रोडक्शन की, उसको कैश दिया गया। माजी में आपने देखा होगा, शायद आपको याद हो, मुझे तो बड़ा भी याद है, कल की बात है कि गन्ने का काश्तकार गन्ना पैदा करने के बाद कमाद की ट्रालियों के साथ शुगर मिल के बाहर खड़ा होता था। 6-6 माह उसकी फसल अनलोड नहीं होती थी। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने 100% उसको कैश प्राइस दिए, वरना सीपीआर की सूरत में कागज दिया जाता था गन्ने के काश्तकार को, और 6 माह साल वो सिफारिशें करवा के 3%, 5%, 7% कमीशन दे के अपने पैसे लिया, अपने जाती पैसे लिया करता था। ये पहली गवर्नमेंट है। तो हमें 100% यकीन है कि आने वाले दिनों में हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, चूंकि मैं आज भी समझता हूं साउथ पंजाब साउथ एशिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट है। अगर हम इन 4, 5, 10, 8 अजला को सेट कर लेते हैं, या जैसे गवर्नमेंट करने जा रही है। ठीक है, सैयद अली हैदर गिलानी साहब, आप बहुत गौर से नदीम कुरैशी साहब की बातें सुन रहे हैं, कुछ आप कमेंट करना चाहेंगे? बिकॉज आप खुद किसान मार्च जो है वो किसान रैली आज आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज की है आपने, तो क्या आप कमेंट करना चाहेंगे? मैं ये हैरान हो रहा था नदीम भाई की बात सुन के कि ये मुल्तान में रहते हैं या मरीज पे रहते हैं, क्योंकि किसान जो इन्होंने बात फरमाई है गुफ्तगू में, वो हकीकत से बिल्कुल बरअक्स बात है। अब मैं आपको बताऊं किस तरह इन्होंने कहा। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने किसान को सीड में सब वो किया, हेल्प की है। पाकिस्तान नेट फूड एक्सपोर्टर से पिछले 3 सालों में नेट फूड इंपोर्टर कैसे बन गया है? मतलब ये बेसिक सवाल है हमारा। जो अगर पास्को ने, इन्होंने कहा, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 साल लगातार अपनी बजट स्पीच में कहा है कि हम पास्को ने अपने तमाम टारगेट अचीव कर लिए हैं। अगर पास्को ने अपने तमाम टारगेट जो 23 मिलियन मेट्रिक टन बनता है गालबन वीट का, वो अगर अचीव कर लिया है उन्होंने, तो फिर आटे की किल्लत क्यों पैदा हुई इस मुल्क में? फिर आटा रशिया से क्यों मंगाया गया? तो ये हकीकत से तो बिल्कुल बरक्स बात है। इन्होंने $30 अरब की रिसर्च अगर की है, वो भी बजट में लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान के फार्मर को, किसान को कॉटन का या शुगर का या इसका गंदम का कोई एक नई वैरायटी सीड की दे सके हैं। अगर तमाम बम्पर क्रॉप्स हुई हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, तो क्यों हमने इंपोर्ट किया हर चीज? क्या बरकत नहीं है? क्या हम बरकत उठ गई है इस मुल्क से? इन्होंने लंदन की मिसाल दी, महंगाई पूरी दुनिया में, मैं लंदन होके आया हूं। अगर आप 2000 के साथ 2000 में 70 पाउंड बनते हैं,
70 पाउंड के साथ आप 15 दिन गुजारा कर सकते हैं बेसिक फूड अपने हाँ। उसके साथ, बेसिक नेसेसिटीज के साथ, के डबल रोटी, घी, चीनी, अंडे। अगर आप 2000 के साथ पाकिस्तान में करें तो 4 दिन गुजारा नहीं होता इंसान का। तो अगर आप प्रैक्टिकल बात करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल बात तो कोई हमारी समझ में इनसे बाहर है। नंबर 3 इन्होंने बात की कि जी हमने किसान के लिए बड़ा काम किया है फर्टिलाइजर के अंदर। फर्टिलाइजर के अंदर तो और इनकी लाइनों में तो आवाम बिल्कुल ख्वार होकर रहेगी। मुझे तो समझ नहीं आई कि घर बैठे लोगों को कैसे मिल रही है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हकीकत के साथ जितना करीब होंगे उतना आपको आवाम के अंदर जाने में मुश्किलात नहीं होगी। इमरान खान साहब एक शिकस्त खा चुके हैं, ही इज ऑन हिज वे बैक होम। अब 3 साल हो गए, अगले साल इलेक्शन है। हम ये किस तरह इलेक्शन में जाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। पीटीआई क्या लेके जाएगी? अगर आप मेरे से बात करें मुल्तान की शहर के हवाले से, तो वो हम डिबेट किसी और दिन जरूर रखेंगे। नदीम भाई के साथ बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, ग्रास रूट लेवल से आए हैं, आवाम की मुश्किलात समझते हैं। लेकिन किसान की जो मुश्किलात हैं या दही हल्के में जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से, किसानों के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, बिजली के बिल के हवाले से मैं आपको बताऊं, 1200 रुपए बंदे का बिल है, 1800 सरचार्ज है साथ, 3000 रुपए गरीब बंदे के घर में, जिसके घर में सिर्फ एक पंखा चलता है, 4 लाइटें चलती हैं, उसको इस महीने जो बिजली का बिल आया वो 3000 रुपए आया। वो क्या करेगा? दिहाड़ीदार तबका तो पिस गया ना। बिल्कुल। तो रियलिटी कुछ और है, हमें कुछ और बताया जाता है, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमें इनको समझाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि महंगाई जितनी है उनको तो रात को नींद नहीं आती, अवाम के लिए वो खासे तड़पते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बात यह है जी, इमरान खान साहब बिल्कुल दर्द दिल रखते होंगे। अब मैं दिलों का राज तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन पॉलिसी से, उनके बयानात से कुछ नहीं लग रहा। अगर वो चोर चोर कहेंगे सबको और कहेंगे कि जी आटे वाले भी चोर हैं, चीनी वाले भी चोर हैं, फर्टिलाइजर वाले भी माफिया चोर हैं, ये सारे चोर हैं, तो अगर इन सबको चोर कह के आप इस मुल्क की मुश्किलात में हल करने जा रहे हैं, तो फिर ठीक है, हो जाएंगी मुश्किलात हल। आवाम को चीनी भी सस्ते दामों मिल जाए, 50 रुपए में, आटा भी मिल जाए, घी कितना महंगा हो गया, घी भी मिल जाए, तो घी का भी माफिया को आप गालियां देते हैं। तो अगर आप गालियां देने से मसला हल होता है तो जरूर दें, माफिया चोर चोर कहने से मसला हल होता है तो जरूर दें। अगर इन मसाइल से अगर लोगों को गालियां दे के मसले में इजाफा हो रहा है, तो फिर आप मेहरबानी करके अपनी तकरीरें किसी और से लिखवाएं, जो कि एक्सपीरियंस जो है, जो कि इस मुल्क के मसाइल को समझता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, उनसे तकरीरें लिखवा लें। जहां तक ताल्लुक है साउथ पंजाब का, आप भी सवाल करेंगी साउथ पंजाब के इशू के ऊपर, जो हमारे एक सराइकी वसीयत का बड़ा इशू है, उसको जरूर मैं समझता हूँ आपको टच करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल ही आपसे यही था। बिल्कुल, आप वो सवाल कर लें नदीम भाई से। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सुबह की असेंबली में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाज हैं, तो आप वैसे सुबह जनूबी पंजाब को देखते हैं? देखिए जी, सूबा जनूबी पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सिंसियर है उसके साथ। मैंने अपनी पहली तकरीर में, मैं आपके नाजरीन को बताता चलूं, अपनी पहली मेडन तकरीर में ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनकंडीशनली पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली में और अब सेनेट के अंदर भी पीटीआई का साथ देने को तैयार है सूबे के कॉज के लिए। पहली तकरीर में कहा। ठीक है। आज 3 साल गुजर गया, इन्होंने 100 दिन का वादा किया था, 100 दिन गुजर गया, 100 दिन गुजरे भी कितना टाइम हो गया। इन्होंने वो चीज दी जो हमें चाहिए ही नहीं थी। इन्होंने सेक्रेटेरिएट दिए, वो भी 2 डिवाइड कर दिए, बहावलपुर और मुल्तान को। इससे हमारे कॉज जो है, जो हमारा जो कॉज था पंजाब का, साउथ पंजाब के सूबे का, वो बड़ा डैमेज हुआ कि अब लोग डिविजनल सेक्रेटेरिएट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का दिमाग में आ गया उनके, कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पाकिस्तान को, साउथ पंजाब के अजला को मिल रहे हैं। उससे हम एक इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक टियर ऐड कर दिया, ब्यूरोक्रेसी में एक और अखराजात ऐड हुआ है, एक और सेक्रेटरी ऐड हुआ है, और लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। हम कहते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही कि कैटेगोरिकली हम सेक्रेटेरिएट के खिलाफ हैं, आप हमें डायरेक्ट सूबा दें और सूबे से हमारी मुश्किलात हल होंगी, हम डिसाइड कर लेंगे, हम नौकरशाही से बचेंगे। हमें कोई ब्यूरोक्रेट 21 ग्रेड या 22 ग्रेड का नहीं बताएगा कि मैं आज सेक्रेटरी इधर बैठा हूं, या मैं सेक्रेटरी आज बहावलपुर हूं, या मैं आज लाहौर हूं। हम इस वाइस रॉय के नीचे हम किसी की राया बनने के लिए नहीं आए इधर, और हम ये जद्दोजहद शुरू की है इसी नौकरशाही के खिलाफ की है। पहले हम तख्ते लाहौर के गुलाम थे, आज हम डबल तख्ते लाहौर के गुलाम बन गए हैं कि उन्होंने एक अपना वाइसरॉय भी भेज दिया इधर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पंजाब असेंबली में आते साथ एक यूनानिमसली करारदाद मैंने मूव की, मोहसिन लगाई साहब ने मूव की, हमने पास की,
टोटल 3 करारदातें पास हो चुकी हैं सूबे के हक में और इतनी जरूरत नहीं है। सेनेट की आप बात करें, गिलानी साहब ने 2/3 अक्सरियत से सेनेट से बिल मंजूर करवाया हुआ है, दूसरे बिल की जरूरत नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी साहब आए, उन्होंने इसको गैलरी को खेला, बिल्कुल उनका हक बनता है वो करें बात, लेकिन जो उन्होंने बात की वो उनकी तैयारी भी ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं बिल के लिए वो कंसल्टेशन के लिए मैं खत भी लिखूंगा, ये करूंगा। बिल की कंसल्टेशन का आप नेशनल असेंबली में कोई कंसल्टेशन कर लें, स्टेक होल्डर्स को मिला के बैठे तो सही। 3 साल में आपने एक दिन को तो शायद सरबराह भी बनाया था किसी कमेटी का सूबे के लिए, उसमें भी इन्होंने 3 साल में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। अब इनको याद आ गया जब इलेक्शन सर पर है, तो ये संजीदा नहीं है, ना इनकी संजीदा एफर्ट है, ये सब शोबदाबाजी है और ना ये सीरियस हैं इस कॉज के साथ। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, अपोजिशन आपके साथ है सूबा जनूबी पंजाब के कॉज में, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपोजिशन जो साथ है ना, अभी गिलानी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। अच्छा बोलना और अच्छा काम करना, इसमें बड़ा फर्क है बहुत। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आज की अपोजिशन 35 साल इक़्तिदार में रहे, 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर रहे इस मुल्क के, और एक बार तो ज्वाइंट वेंचर था इनका, पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट और मरकज में भी थी। उस वक्त तो इनको जनूबी पंजाब और सराइकी वसेब और ये खूबसूरत बातें याद नहीं आई। मतलब जब आप प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हो उस वक्त तो करें कुछ ना आप, और जब वो वक्त गुजर जाए तो उसके बाद आप लोगों को बड़े खूबसूरत भाषण दें, ये सब बातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने आइन का हिस्सा बनाया जनूबी पंजाब के लोगों को अलग सूबे के लिए। अगर किसी और जमात के आइन में तो मुझे बता दें, जब आपके मंशूर में नहीं एक चीज होगी, जब आपके मंशूर में नहीं होगी आप उस पर कैसे अमल करेंगे? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट पर आवाज उठा रहे हैं, मैं और ये इकट्ठे असेंबली का हिस्सा है, चले मैं इनको आपके सामने दावत देता हूं, ये अपनी लीडरशिप से स्टेटमेंट दिलवा दें, मैं अपनी लीडरशिप को एंगेज करूंगा इस बात पर। ये कभी भी नहीं करेंगे, ये कभी भी नहीं चाहेंगे। कौन सी स्टेटमेंट? ये मेरी सुने ना जी, आप सिर्फ आपकी लीडरशिप कहेगी जी हम वोट कर रहे हैं जी आपके साथ। मैं कह रहा हूं, मैं अपनी आपके कहने में मैंडेट है, मैं मैंडेट से कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो साहब का मैंडेट है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का मेरे पास मैंडेट है कि हम वोट देंगे। क्या मुझे बताएं शाह महमूद कुरैशी के पास इमरान खान का मैंडेट है? मुझे आज बताएं, शाह महमूद कुरैशी ने खत लिखा है एज वाइस चेयरमैन, क्या वो अपने चेयरमैन की मंशा के साथ लेटर लिखा है? अगर इमरान खान एक बयान दे दे कि शाह महमूद ने जो लेटर लिखा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसका मैं भी उसको स्टैंड करता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं आपके जो मुझे ये कहेंगे उस तरह मैं चलूंगा। कुरैशी साहब अच्छा, मैंने इनकी बात बड़ी तवज्जो, बड़े तहम्मुल और बड़े प्यार से सुनी। मैं तवक्को भी ये रखूंगा कि अपने मिजाज के मुताबिक बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनेंगे। शाह महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है। किसी शख्स के साथ आपका सियासी डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस से उसकी जिम्मेदारी से आप इनकार नहीं कर सकते। शाह महमूद साहब जो भी स्टेटमेंट देंगे वो पाकिस्तान के वजीर खारजा और तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट पार्टी के वाइस चेयरमैन है। उनका मौक़िफ़ का मतलब है पूरी पार्टी का वही मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूं साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट ये सूबा जब भी बने, ये हमारी गवर्नमेंट में बने, आने वाले कल का अल्लाह को पता है, किसी को नहीं मालूम, ये 2 साल बाद बने, ये 10 साल बाद बने। अब बोल तो ये बनाएगी तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने बनाना होता तो इनके दौर में बन चुका होता। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार पीएमएलएन प्राइम मिनिस्टर रही है, और बहुत सारी चीजों में इन्होंने तरक्कियां की। ठीक है, मैं साथी बात कोई नहीं करूंगा, वो मतलब आप इवन फील्ड्स के फ्लैट्स देख ले और दीगर सारी चीजें देख ले, सब लोग इन्हें उस वक्त याद नहीं आए। ये आज किसान मार्च कर रहे हैं, ये शुगर ये कॉटन एरिया है। पाकिस्तान 1.5 करोड़ गांठ बेल्स कपास की पैदा किया करता था, एक्सपोर्ट किया करता था। इन्होंने वो हाल किया इस मुल्क का कि इन्होंने इस कॉटन जोन में पॉलिटिकल बेसिस पर शुगर फैक्ट्रियां लगवा दी, मतलब कपास के काश्तकार को कन्वर्ट कर दिया कि जी आप गन्ना उगाएं। आज पाकिस्तान की 52-53 लाख बेल्स जो होती है और पाकिस्तान सारी कपास कॉटन इंपोर्ट करता है, उसके जिम्मेदार भी यही हुक्मरान है जो माजी में रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकी तरजीह नहीं थी। एग्रीकल्चर की जो कायमा कमेटी का चेयरमैन हुआ करता था वो अंडर मैट्रिक हुआ करता था। इनके एग्रीकल्चर का मिनिस्टर कभी साउथ पंजाब से नहीं होता था, शहरों से हुआ करते थे, बड़े लाहौर से, कराची से, इधर से। मेरी बात जरा मुकम्मल होने दीजिएगा। साउथ पंजाब के लोगों को अगर किसी शख्स ने उसका मसीहा बना वो इमरान खान है। देखें, मैं ये नहीं कहता हालात परफेक्ट है, कतन ऐसा नहीं है। स्ट्रगलिंग पोजीशन में पाकिस्तान हमेशा रहा। मैं स्टूडेंट लाइफ में था, आज मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूं, मैं यही सुनता रहा हूं जी पाकिस्तान के बड़े मुश्किल हालात हैं। लेकिन मुझे हैरानी उस वक्त होती है कि जो लोग बाकायदा गवर्नमेंट में रहे हो और जिनके पास 2/3 अक्सरियत हो, जो सब कुछ कर सकते हो, ये एक तरफ एजाज ये लेते हैं, अपना ये ऑनर लेते हैं, और मैं भी ऑनर देता हूं पीपल्स पार्टी को कि इन्होंने 18th अमेंडमेंट की वजह दौरान 18 सूबों को इख्तियारात दिए, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इख्तियारात थे उनको कम किया। तो भाई साथ ही आप सूबा भी बना देते। जब आप कुछ चीजों के ग्रेस मार्क्स ले रहे होते हैं, तो जो चीज आपसे निगलेक्ट हुई आप उसको ओन भी करें। आप कहेंगे कि हमसे ये गलती हुई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब के हवाले से
बिल्कुल क्लियर है। ये जो सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब का बना है, यही बुनियाद बनेगा सूबे की, सराइकी सूबे की या जनूबी पंजाब सूबे की। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आपके 20 डिपार्टमेंट्स का साउथ पंजाब में आ जाना, मुल्तान का डॉक्टर, मुल्तान का टीचर, मुल्तान का एक आम आदमी अपने मसले के हल के लिए अब अगर साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में जाता है तो वहां सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं। मैं खुद रुकन असेंबली हूं, मैं दिन में 20 काम लोगों के करवाता हूं जो पहले मुझे लाहौर से करवाने पड़ते थे। देखिए मैं अली हैदर से ये जरूर तवक्को रखूंगा, मेरे छोटे भाई हैं और हमारा इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ बड़ा देरीना रिश्ता है, रूहानियत का रिश्ता है। मैं इन जैसे नौजवानों से जरूर तवक्को रखूंगा कि ये अपनी पार्टीज में ये करेज जरूर पैदा करें कि अपने मुखालिफ की अच्छी बात को जरूर इंडोर्स करें, हमारी बुरी बात पर तनकीद करें। हम तो खुद तनकीद करते हैं जो हमसे गलती होती है, लेकिन ये अच्छी बात को जरूर इंडोर्स करें। ठीक है, हम आपका जवाब जरूर लेंगे। सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे पास हार्डली 10 मिनट्स हैं एंड वी वुड लव कि आप जो है अपना कमेंट जरूर सामने रखें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में रोही एट 10 में। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक से पहले नदीम कुरैशी साहब, मेंबर सूबाई असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कुछ चीजें फरमा रहे थे जो कि हम सुन रहे थे बड़े गौर से, बड़े शौक से, और उसके जवाब में सैयद अली हैदर गिलानी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज ऐड कीजिएगा। जी, मैं नदीम भाई मेरे बिल्कुल काबिल एहतराम भाई हैं, बड़े भाई हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले भी कहा, सही बात समझते हैं, इनको मसाइल का भी अतराक है, पता है, अवेयर आदमी है। लेकिन मैं इनकी एक बात से इख्तलाफ करूंगा, इन्होंने कॉटन की बताया कि हमने कॉटन में क्या किया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज से 3 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देखें। इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि 1.5 करोड़ 15 मिलियन बेल हम प्रोड्यूस करते थे। इस साल हमने पता कितनी प्रोड्यूस की है कॉटन यान की प्रोडक्शन? 9 मिलियन। 6 मिलियन कम हुआ है पाकिस्तान में इस साल में, और ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो इसका जिम्मेदार इस हुकूमत की पॉलिसियां हैं, हम नहीं हैं। हमने रिकॉर्ड, पीएस पार्टी की गवर्नमेंट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, 26 बिलियन डॉलर की हमने कॉटन की तरफ एक्सपोर्ट की। ये होगी कॉटन की बात। इसके बाद उन्होंने बात की, इन्होंने एक कहा कि जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए। इन्होंने क्रेडिट लेने की बात की कि रिंग फेंसिंग हो जाएगी इसकी फाइनेंशियल कमीशन की, साउथ पंजाब का फंड साउथ पंजाब में लगेगा। इन्होंने एक अलग बुक भी छापी बजट में। 6 महीने गुजर गए हैं। मैं इस साल के 6 महीने के एंड में बजट जब आएगा, उसमें जब नए इरादा शुमार आएंगे, उसमें मैं स्टडी करके फिर इनको दावत देता हूं इधर आके। अगर साउथ पंजाब का जो 33% का बजट साउथ पंजाब में लगा होगा, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। अभी कबल वक्त है। जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने कहा कि ये 2/3 अक्सरियत से आए, हम कभी 2/3 अक्सरियत से नहीं आए। PMLN 2/3 अक्सरियत से आई। PMLN जनूबी पंजाब के कॉज के साथ किस तरह मुखलिस है वो आपको भी पता है, अवाम को भी पता है, इनको भी पता है। वो नहीं चाहते कि साउथ पंजाब एक सूबा बने, ठीक है। ये तो आया है बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट से जब 2/3 अक्सरियत से बिल पास करवाया, तो हमने नेशनल असेंबली में जब वो बिल लेके आए तो हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी। PTI के पास आज सादा अक्सरियत मौजूद है। इनको 2/3 अक्सरियत नहीं है, सादा अक्सरियत है। हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। हमने तो लोगों को इकट्ठा करके, अलायंस को इकट्ठा करके सादा अक्सरियत अचीव की थी। ये 2/3 अक्सरियत अगर हमारे पास होती 2008 वाले दौर में भी इस पार्टी के पास, तो पीयूष रजा गिलानी साहब क्यों नहीं सूबा बनाते? जबकि सूबे का मुतालबा भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया था, सेनेट से पास भी करवा लिया, 18वीं तरमीम में तरीकाकार भी तय कर लिया कि किस तरह सूबा बनना है। तो हमारी जो नीयत है उस पर शक ना किया जाए। हमारी नीयत सूबा बनाने की जो है वो पूरे अवाम को पता है कि पीएस पार्टी कितनी मुखलिस है। PMLN ने हमें सपोर्ट नहीं किया। PMLN आज भी मुश्किल होगा उनको कन्विंस करना, लेकिन हम एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये टास्क ले सकते हैं कि हम सबके साथ मिलके बैठ के उनकी मुश्किलात हल करके सूबा बनाएं। PTI इसलिए सूबा नहीं बनाना चाहती, ना बना सकेगी, क्योंकि इनको पता है कि सेंट्रल पंजाब में इनकी हुकूमत गिर जाएगी। सेंट्रल पंजाब में किसी और की गवर्नमेंट होगी, पता नहीं यहां भी हुकूमत बना सकते हैं कि नहीं। आपने PMLN की बात की, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, लेकिन बीच में बात स्किप हो जाएगी। PMLN की आपने बात की, अभी सेनेट में राना महमूदुल हसन ने सूबे की बात की थी। राणा साहब, बिल्कुल, राणा साहब ने सूबे प्राइवेट मेंबर बिल उन्होंने पेश किया, और वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था, वो उनकी पार्टी का बिल नहीं था। उनकी पार्टी के 2 अरकान ने सेनेट में उस बिल को कि जो मैंने बिल पढ़ा भी है, उस बिल के मंदरजात को अपोज भी किया है, लेकिन
राणा साहब की अपनी जो काविश है उसको हम सराहते हैं, उसको फ्लोरा ऑफ द हाउस मेरे ख्याल में शाहमूद कुरैशी साहब ने भी सराहा है, हमने भी उसको सराहा है, और हम समझते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया है। और ये बात शो हुई है कि हमारे कोई एथनिक डिवाइड नहीं है साउथ पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, सराइकी स्पीकिंग, तमाम लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि हमें एक अलहदा ऑटोनमस सूबा चाहिए। तो ये इस बात का मैं समझता हूँ एग्जाम्पल है। और हमारे जो साउथ पंजाब के रहने वाले लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्यार, मोहब्बत, हारमनी के साथ रहना पसंद करते हैं, रहते भी हैं। आप एक और सवाल करेंगी, फिर और सूबे बनेंगे, कराची वाला सूबे की बात करेंगे। कराची का सूबा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि आज तक पिछले 70 सालों में एक करारदाद भी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी कि हमें कराची को सूबा बनाया जाए, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने 3 करारदादें पेश कर चुके हैं। और क्या चाहिए इस गवर्नमेंट को? 3 दफा 3 करारदादें पंजाब ने खुद पास की हैं, जो एक मैंडेटरी स्टेप है। अब सिर्फ 2 तय अक्सरियत नेशनल असेंबली में चाहिए कि आप सूबा बना दें। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठने को तैयार है, लेकिन आप संजीदा तरीके से बैठें, एक कमेटी बनाएं और उस कमेटी में संजीदा लोग हों। फरतुल्लाह बाबर साहब का बिल ऑलरेडी पड़ा है, उसको टेकअप कर लें तो ये सूबा बन जाएगा और हम उनका उसको साथ देंगे और हार इनको बनाएंगे। 2 तिहाई अक्सरियत मिल तो रही है नदीम कुरैशी साहब, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन तो आपके साथ है। देखिए, मैं एक अर्ज करूं, इनका कहना और प्रैक्टिकली इसको करना इसमें बड़ा फर्क है। मैं बार बार आपको अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी ही इसलिए है कि अब ये इनके लिए इनके कोर्ट में गेम है। ये हमारे साथ आ जाए, अभी भी 1.5 साल पड़ा हुआ है। ये बजाय इसके कि ये अवाम को उकसाएं, अवाम को प्रोवोक करें, बजाय लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के, जलती पर तेल का काम जो ये कर रहे हैं, ये जो अपोजिशन भी जमालों वाला रोल प्ले कर रही है। भाई दुनिया अभी इन्होंने जी वहां 2 पाउंड में 15 दिन बंदा गुजारा कर सकता है। मतलब मैं हैरान हूं, ये कौन सी फिगर दे रहे हैं? ये मतलब खुद कम खाते हैं ना, स्मार्ट बंदे हैं। तो ये 2000 में जाहिर है इन्होंने रोजे रखे होंगे 15 दिन यूके जाके, तो इन्होंने कुछ नहीं खाया 2 पाउंड में, इनका गुजारा हो गया 15 दिन। 1 पाउंड की 4 जो छोटी ब्रांड है, डबल रोटी जिसे कहते हैं, आप देखने वाले हंसेंगे। 70 पाउंड मैंने बोला, ना 2 पाउंड बोला भी नहीं है। अच्छा, 70 पाउंड में 2 हफ्ते का गुजारा, ये मतलब ये बड़ी खबर है। अब ये चूंकि डाइटिंग पे हैं, बड़ा कम खाते हैं, मैंने देखा है असेंबली में भी इनकी खुराक बड़ी कम है, तो मुझे ऐसा पता तो नहीं गुजारा कर सकेगा। तो ये कहना बड़ा आसान है बातें करना। अब मैं अपोजिशन को भी कहूंगा, और बिलखुसूस इस अपोजिशन में अली जैसे लोगों से जो क्वालिफाइड भी हैं, जिनका विजन बड़ा क्लियर है और जिन्होंने फ्यूचर में लीड करना है इस रीजन को भी और इस मुल्क को भी। मैं यकीन करें, जब बिलावल भुट्टो साहब की एंट्री हुई थी ना पॉलिटिक्स में, मैं बड़ा इंस्पायर था कि ये बड़ा यंग, और लेकिन जब मैंने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान और इन जैसे लोगों के हाथ में आकर वो उसी ट्रैक पे चले गए जहां उनके अब्बा हुजूर थे, तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि अगर इस मुल्क का 2020 का 18 का नौजवान जिसकी एज 30-35 है, अगर उसकी सोच भी उन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जैसी है कि जिन्होंने सियासत को सिर्फ खाओ पियो प्लान करना है, ये मुल्क कैसे आगे चलेगा? मैं तवक्को रखता हूं कि हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, अपने मुखालिफ की अच्छी बात को अच्छा कहेंगे, बुरी बात को बुरा कहेंगे। ठीक है। जिस दौर से पाकिस्तान गुजरा, अभी रिसेंट पास्ट में कोविड की वबा थी, गलियां सुनसान थी, दिहाड़ीदार, कमजोर, गरीब भूख से मर रहा था, सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत थी, रियासत पाकिस्तान थी जो उसकी मदद को आई। मैं ढूंढता था खुरदबीन लगाकर, मुझे ये अपोजिशन के अराकीन असेंबली कहीं हल्कों में किसी गली कुची में नजर आ जाए, ये कोई चैरिटी कैंप इन्होंने लगाया हुआ हो, ये किसी गरीब की मदद कर रहे हो, ये कहीं मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कतन कहीं नहीं थे। ये ठंडे मौसमों में ठंडे मौसमों के लीडर हैं, ये जब मौसम बेहतर होता है ये बाहर आ जाए। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो जाहिर है इनके वालिद की तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस रीजन के लिए और इस खित्ते के लिए, इस मुल्क के लिए। हम जाती तौर पे एहतराम भी करते हैं और मैं बहुत सारी चीजें एक्नॉलेज करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं जी पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने 18th अमेंडमेंट, हालांकि 18th अमेंडमेंट के बहुत सारे नुकसान भी लोगों ने देखे, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियार को कम करके सूबों को ताकत दी। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज थी। एनएफसी अवार्ड, हमें एक दूसरे की अच्छी बात को मानना है। जब हमने ये तस्वुर कर लिया कि जी मैंने इमरान खान के खिलाफ बात करनी है, मैंने उसकी अच्छी बात को भी नेगेटिव करना है, उसकी बुरी बात को भी नेगेटिव, तो फिर हम एक पॉलिटिकल जो हार्मनी है इस मुल्क में, एक पॉलिटिकल कल्चर है, हम वो प्रमोट नहीं कर सकेंगे। अब बहुत सारे मैं टीवी टॉक शोज में जाता हूं और मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी ना सूरत में माजी की बात ना करूं। देखिए, अवाम से बेहतर कोई बंदा फैसला नहीं कर सकता। 2023 करीब है, इंतखाब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इस बात पर पूरी उम्मीद है कि हम अपनी कारकर्दगी पर इसी के साथ इख्तिताम हो जाता है। सैयद अली हैदर गिलानी साहब, एट द एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, थैंक यू। मैं बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। बिल्कुल, ये इन्होंने कोविड की बात की, मैं उस पर रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने भी कल कोविड पे बड़ा उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में बड़ा अच्छा किया है। अब या तो ये दो चीजें एक बार डिसाइड कर ले कि या तो इन्होंने कोविड के लॉकडाउन के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है
और मुल्क में हालात बहुत बेहतर हैं, या तो ये बताएं कि कोविड में बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी रिसेशन की तरफ चला गया है और बहुत बुरी हालात है, तो ये क्रेडिट भी लेते हैं कोविड की अच्छी पॉलिसीज का, फिर साथ ये भी कहते हैं कि हालात कोविड की वजह से बुरे हैं, तो ये डिसाइड कर लें कि बुरे हैं कि अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मुख्तलिफ और बहुत सारी चीजें जो रह गई वो हम अगले बार की तरफ जो है वो रखते हैं, और एक और सेगमेंट अरेंज करेंगे, उस पर हम आप दोनों को इन्वाइट करेंगे और बहुत सारी और चीजें जो रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मार्च। इसी के साथ इख्तिताम हो जाता है आज के प्रोग्राम का। महाजी बिन आबिद को इजाजत दें, आपसे कल मुलाकात होगी ठीक 10 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।